अच्छा जी, स्क्रीन आ गई। ज़रा घर वाले एक्नॉलेज कर दें बेटा, स्क्रीन आ गई है, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन आ गई। ठीक है, डन है। अच्छा जी, ये जो वर्कशॉप या जो भी है, बेसिकली ये रिवीजन है जिसे मैं और आप कैरी ओवर करेंगे। अच्छा, दो तीन बातें ज़रा जहन में रखेंगे। सर कुछ बेसिक बातों को रिव्यू कर लें। हमारा जो सिलेबस है, अगर मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा देख लूँ, मैं चैप्टर्स की समरी ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, ऐसा ही है। मैं चैप्टर की समरी, सारे चैप्टर्स की समरी आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ और उसके थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे अभी हम MCQs के थ्रू करने जा रहे हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं अपना थोड़ा सा सिलेबस रिव्यू कर लूँ ताकि मैं उसको इजीली डिनोमिनेट कर सकूँ एरिया के हिसाब से, तो हम सबको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है बेटा, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। जब आपके सामने इकोनॉमिक्स के MCQs आएंगे तो एक दो बातों का ध्यान आपने रखना है कि जिस MCQs को आप सॉल्व कर रहे हैं वो माइक्रो एनालिसिस का है या मैक्रो एनालिसिस का। सबसे बड़ी गलती बच्चे इकोनॉमिक्स का पेपर समझ के करते हैं, लेकिन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के MCQ देखेंगे तो आप अपने जहन में इन बातों को रिक्वायर्ड रखेंगे कि वो मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई से एसोसिएटेड वेरिएबल्स होंगे, वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होंगे, उसका इंडिकेशन सही है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेट करेंगे। और इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में उसमें बात हो रही होगी, अब वो या फर्म हो या वो इंडिविजुअल हो या वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो। जब आप उसके वेरिएबल का एनालिसिस करेंगे तो उस एनालिसिस के अंदर आप ये ज़रूर जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में किसी भी किस्म का कोई मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल नहीं लाएंगे जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के MCQ सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर मैं ऐसे बांटूँ तो आप 25-25 MCQs हैं, पास कर लेंगे। मतलब ओवरऑल देखें तो 25 MCQs आपके इकोनॉमिक्स के हैं और 25 MCQs आपके बिजनेस के हैं। फिर पास करने के लिए आपको ओवरऑल 25 MCQs सही करने हैं ताकि आपके 50 या उससे ज़्यादा नंबर आ जाए। ठीक, तो अब आप जब इकोनॉमिक्स का पेपर खोलेंगे, आपके सामने इकोनॉमिक्स का एरिया आएगा, इकोनॉमिक्स का जो वेटेज के हिसाब से पेपर आएगा आपके सामने। उस पेपर के अंदर ये ज़रूर आपने नोटिफाई करना है, स्पेसिफाई करना है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का MCQ कर रहे हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अपने जहन को हाजिर रखिएगा। जैसे आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हुए होते हैं, जब तो एक विसिल होती है, एक शूट अप होता है, फायर होता है। उस फायर पे एक आदमी खड़ा रह गया, बाकी लोग भाग गए। रेस तो सबकी साथ शुरू हुई है, लेकिन जो पीछे रह गया ना भाई, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप जब MCQ पढ़ें तो MCQ पढ़ते हुए एनालिसिस करना शुरू कर देंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वेरिएबल कौन से हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इस तरह के वेरिएबल आपके जहन में आने चाहिए। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस कंजम्पशन, है ना, इंड्यूस कंजम्पशन जिसे हम मार्जिनल कंजम्पशन भी कहते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल आपके जहन में आए। इन्फ्लेशन, जर्नल प्राइस लेवल, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हुए प्राइस आएगा, जर्नल प्राइस नहीं आएगा, डिमांड आएगा, एग्रीगेट डिमांड नहीं आएगा, समझ रहे हो। इक्विलिब्रियम में शॉर्टेज सरप्लस आएगा, वो इंडिविजुअल कमोडिटी का होगा। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आप एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ेंगे। फर्म के MCQs करते हुए एरिया स्पेसिफाई करेंगे कि MCQ कॉस्ट से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। डिमांड सप्लाई के MCQ करते हुए ये जहन में रखेंगे कि नॉन प्राइस फैक्टर डिमांड के कौन से हैं और सप्लाई के कौन से हैं। इसी तरह जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वेरिएबल्स आ रहे होंगे, जी भाई, ये तो मैं अब फिर एक बार बोल दूं, पेपर पास करना है बॉस, चाहे आप सारे MCQs जो है वो इकोनॉमिक्स के सही कर दें, सारे बिजनेस के सही कर दें, पास हो जाएंगे आप। दोनों मिला के इतने सही कर दें कि 50 नंबर आ जाए, पास हो जाएंगे आप। ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स अलग पास करना है और बिजनेस, पेपर एक हो गया ना भाई, तो पास करना है बस। 25 MCQ या उससे ज़्यादा सही करेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब ये जो है वो बार बार इस तरह की बातें पूछेंगे तो आप भी परेशान होंगे और बच्चे लोग भी। पास करना है, 50 MCQ जो है वो ओवरऑल वेटेज के हिसाब से 50 मार्क्स लेने हैं।
भाई जिसने, एक तो अपने नाम से आओ भाई, ये ऐसे उल्टे सीधे नाम से कोई आया मैं उसको बाहर कर दूंगा। ये जो हैरी पॉटर है ना हमारा, ये भाई नाम लिख ले अपना, अब्बू ने जो नाम लिखा है, अम्मी अब्बू ने वो नाम रख ले, या जिसने भी घर के बड़े ने नाम रखा है वो नाम रखें। अब जिसका सिर्फ इकोनॉमिक्स है उसका मैकेनिज्म जो है वो आई कैप आप ईमेल करके पूछेंगे, उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मिली अब तक। तो खैर हमारे माइक्रो की जो चैप्टर्स हैं अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई करूँ वो ऑल टुगेदर 4 हैं, और मैक्रो के जो चैप्टर्स अगर आप देखें दैट व्हाट इट इज़ ऑल टुगेदर भाई साहब कितने हैं, 7 हैं। तो 7 चैप्टर में से जो लगता है ज़ाहिरी तौर पे कि बेटे ज़्यादा बनेगा, लेकिन अब ये पेपर पहली बार है तो ये क्या होगा कैसे होगा ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये मेरा अभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के पेपर में सवालात ज़्यादा होंगे निस्बतन माइक्रो के। मेरा हिसाब ये है कि 15 जो हैं वो मैक्रो के होंगे और बकिया जो 10 हैं वो माइक्रो से होंगे। फिर मज़ीद आगे बढ़ूँ तो जब आप माइक्रो मैक्रो के इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू को सॉल्व करके आगे बिजनेस में जाएंगे तो रिवाइव अप करेंगे, मतलब जैसे पहले बिजनेस का पेपर, बस अभी तो एमसीक्यू किसके पहले कौन से आएंगे ये तो अभी ये भी तय होना है। पहले बिजनेस आएगा फिर इकोनॉमिक्स आएगा, या पहले इकोनॉमिक्स आएगा फिर बिजनेस आएगा। तो मेरा ख्याल है पहले बिजनेस आएगा फिर इकोनॉमिक्स आएगा। तो आपने दूसरा जो भी हिस्सा आएगा उसमें एनर्जी को ज़्यादा आप रखना है, क्योंकि अमूमन एक निस्बतन एक आदमी का बिहेवियर होता है कि जब पेपर शुरू होता है तो उसका दिमाग रिस्पॉन्सिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिवली उसको वो रिक्वायर कर रहा होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता जाएगा तो वो दिमाग थकता जाता है, रिस्पॉन्स वीक हो रहा होता है, फिर उसे एक इत्मीनान आना शुरू होता है अच्छे बच्चों को कि यार शायद मैं अब पास हो गया हूँगा। तो ये नहीं करके आप 68 मार्क करना शुरू कर दें आखिरी के एमसीक्यू के लिए, भाई हो गया काम ही पूरा आपका आखिर में। तो फिर आखिर में इतने खराब गलत कर दिए कि फिर वो जो शुरू में थोड़े बहुत कुछ सही हुए। तो आपने एनर्जी मेंटेन रखनी है। तो पेपर देखा जाए तो एक हो गया सर हमारे तो सिलेबस में, मतलब पहले 4 देने होते थे अब 3 देने हैं, बड़ा मज़ा आएगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, आप पे प्रेशर अब इसका ज़्यादा है। तो एक दिन आपका दिमाग दोनों चीज़ों को मैनेज करे, इसके लिए मैंने आपको पहले दिन से बोला था कि आप चैप्टर की समरी मेंटेन करेंगे। मैं आपको कुछ समरीज दे चुका हूँ, उसको घर पे देखिए, जो आसान है उन पे से करें, जिनको लगता है कि उससे आप आसान बना सकते हैं उनको आप कैरी ओवर करें। अब स्टार्ट करेंगे सर। मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू आपको भेजा है, 50-60 एमसीक्यूज़ हैं उसमें, यार पता नहीं होंगे कुछ न, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको बनाया तो मैंने इसके एमसीक्यूज़ भेजे हैं। और ये कौन सा वाला आ गया भाई, ये कौन सा वाला आ गया है, अच्छा ये मैंने 2 बनाए थे, मेरा ख्याल है मैंने दिनेश को भेजा था वो वाला, जिसमें आंसर पहला एमसीक्यू देखें, व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अगर मैं मार्केट इकोनॉमी को स्टडी करूं तो मार्केट इकोनॉमी है क्या बेसिकली। सर देखिए, जो सेंट्रल इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन इकोनॉमिक क्वेश्चंस को, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम बनाए गए, और वो 4 हैं ऑल टुगेदर। एक है कमांड इकोनॉमी, जो एक्सक्लूसिवली कंट्रोल जिसमें किसका है, गवर्नमेंट का, जहाँ एब्सेंस ऑफ, सुन रहे हो, जहाँ एब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट है, जहाँ लैक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, जहाँ एक्सक्लूसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का ओवर स्टेट रिसोर्सेज, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसे हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ कंज्यूमर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब कि कंज्यूमर की फिर उसकी ख्वाहिश के हिसाब से चीज़ों को बनाया जाए, कमांड इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। कमांड इकोनॉमी का नाम प्लान्ड इकोनॉमी है ना, कमांड इकोनॉमी और हैंड्स ऑन इकोनॉमिक सिस्टम या सोशलिज्म है। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म स्टेट के अंडर कंट्रोल हो। यहाँ जो प्राइस है वो कहलाती है रेगुलेटेड प्राइस। यहाँ फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, प्राइवेट एंटिटीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हैव नो इकोनॉमिक फ्रीडम। आगे बढ़े, अगला बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जिस अंकल ने उसे बनाया उसका नाम था लेज़र-फेयर, उसे कहते हैं लेज़र-फेयर इकोनॉमिक सिस्टम या फ्री मार्केट इकोनॉमी। एक ऐसा इकोनॉमिक मैकेनिज्म, एक ऐसा मार्केट मैकेनिज्म जहां, यार ये स्क्रीन के ऊपर कौन लिख रहा है यार, अजीब। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर, अब मैंने अगर किसी को देखा तो ये गया भाई क्लास से बाहर,
भाई रिमूव करो इसको, ये किसने लगाया स्क्रीन के ऊपर? गधे बच्चे हैं यार, कसम खुदा की यार। तो सर एक ऐसा मार्केट सिस्टम जहां एब्सोल्यूट इकोनॉमिक फ्रीडम होगा इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर जो प्राइस होगी, जो डिटरमाइंड प्राइस होगी, उसे फ्री मार्केट प्राइस कहते हैं, जो डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से बनती है। इस मॉडल को डेवलप करने वाले जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो फ्री मार्केट पर बिलीव करते हैं, और वो कहते हैं कि इकोनॉमिक मार्केट के अंदर जो मार्केट फोर्सेज हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, वो एक्सक्लूसिवली तय करेंगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच चार्ज फॉर इट, उसके क्या पैसे चार्ज किए जाएंगे, जैसे तुम आगे मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते भी हो। आगे बढ़ो, तो क्या एडवांटेज है मार्केट इकोनॉमी का ओवर मिक्स्ड इकोनॉमी? ऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर डिमांड। एप्रोप्रिएटिवली सही लगता है, लेकिन आगे मजीद और पढ़ लेते हैं, आगे मजीद और पढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है? ओनरशिप रिसोर्सेज इज डिवाइडेड बिटवीन। नहीं सर, गलत हो गया। अच्छा, एमसीक्यू सही करने के दो तरीके होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट मेथडोलॉजी है कि भाई ये मुझे आता है, मैं निशान लगा दूंगा। दूसरा होता है क्या? एलिमिनेशन मेथड, कि जो गलत है यार मुझे सही समझ में नहीं आ रहा, देखता हूँ गलत क्या है, उसको निकाल दो, तो गलत वाले हटा दोगे तो सही वाला सामने आ जाएगा। एक एब्सोल्यूट मेथड होता है कि हाँ भाई ये सही जवाब, ठक लगाओ, आगे बढ़ गए, ठीक। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, सही समझ में नहीं आ रहा तो देखो गलत क्या है, उससे रिजेम्बलेंस में कौन सा नहीं है उनको हटा दो, तो नियर बाय दैट आपको सही वाले ऑप्शन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सर पहला वाला सही लगता है, दूसरा वाला गलत है। प्रोडक्शन इंक्लूड एक्सटर्नल कॉस्ट कैटर्ड बाय द प्राइस ऑफ गुड्स। नहीं सर, आगे बढ़े, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब क्या होता है जरा ये भी समझ लेना। देखिए, इसे कहते हैं सोशल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट को कहते हैं सोशल कॉस्ट। क्या मतलब सर? देखिए, जब गवर्नमेंट कोई चीज प्रोड्यूस करती है ना, तो जिसके लिए प्रोड्यूस करती है उसे भी कंसीडर करती है, अपने रिसोर्सेज को भी देखती है, और इन दो के अलावा, एक प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, उसके अलावा जो थर्ड पार्टी है, जनरल पब्लिक, ओवरऑल सोसाइटी, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी देखती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर सोशल कॉस्ट को, एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसीडर, वो बोलता है भाई मेरा कंज्यूमर और मैं इसके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट, इसको वैल्यू दूंगा, इसके अंदर इन्वेंशन लाऊंगा, इनोवेशन लाऊंगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाऊंगा, उसके पैसे ले लूंगा, उससे मुनाफा कमाऊंगा। इससे सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है? हम लीज बॉदर अबाउट दैट। तो प्राइवेट सेक्टर सोशल कॉस्ट को कंसीडर, हम तो यही पढ़ रहे हैं कि फ्री मार्केट अगर मिक्स्ड इकोनॉमी को के ऊपर ओवर चार्ज हो जाए ना, यही है ना, एडवांटेज देख रहे हैं, तो ये भी गलत है। देयर इज विल ऑलवेज बी एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फ्री मार्केट इकोनॉमी का। क्या है वो? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो द ए वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद मैं यहीं से एक और चीज को डिस्कस कर लूं। तो सर एक हो गया कमांड इकोनॉमी, एक हो गई फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि पब्लिक यानी कि प्लान्ड और फ्री मार्केट इकोनॉमी दोनों के फीचर को शेयर करेगी और कंपोज्ड होगी। इसमें गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म भी होगा, गवर्नमेंट वीक इकोनॉमिक एजेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करेगी बाय मेकिंग लेजिस्लेशन, कानून है ना, कंज्यूमर राइट्स के लॉज के प्रोटेक्शन लॉज होंगे, और प्रोड्यूसर्स को भी इंगेज करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, टैक्सेस चार्ज करेगी। ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, सब्सिडी का प्रोविजन देगी, कभी कंज्यूमर को देगी, कभी प्रोड्यूसर को देगी, ताकि मार्केट में एक इक्विलिब्रियम बना रहे। प्राइसेस कभी ज्यादा हो गई तो याद है वो सीलिंग फ्लोरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो चार्ज करके रिक्वायर्ड करेगी, कभी कंज्यूमर को फायदा देगी, कभी प्रोड्यूसर को बेनिफिट देगी, डिपेंड करेगा इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशन क्या है। सो मार्केट फेलियर नहीं होने देते मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, लेकिन फ्री मार्केट में मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर क्या? या तो सरप्लस या शॉर्टेज या ओवर प्राइसेस या अंडर प्राइसेस, इवन देयर इज एन इक्विलिब्रियम, तब भी मार्केट फेलियर हो सकती है। सो सर ए वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद एक इकोनॉमिक सिस्टम, हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ा है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी तमाम इवेंट्स को अडॉप्ट करता है, तमाम ऑड्स को रिजेक्ट करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी के जितने इवेंट्स हैं कि मार्केट में कंपटीशन हो, कंज्यूमर सॉवरेनिटी हो, इसे एक्सेप्ट करता है।
प्लान्ड इकोनॉमी का जो 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 इवन है, इवन का इवन नहीं बोल रहा हूं, इवन ऑड होता है ना, इवन अच्छी बात है, मेरिट वो ले लेता है कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहती है, ताकि कंज्यूमर के राइट को और वीक इकोनॉमिक एजेंट के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ओके हो गई बात। उसके बाद गवर्नमेंट मार्केट के अंदर इवन और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगी अगर मार्केट फेलियर की तरफ जा रही होगी। उसके बाद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक वाहिद ऐसी चीज है जो दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं है। नंबर 1, अल्लाह इज सस्टेनर, मैन इज द गॉड्स वॉइसरॉय, हम इंसान जो है वो अल्लाह के खलीफा हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमें वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। तीसरा, अर्निंग लिवहुड्स, यानी कि कमाने के तरीके बता दिए, हलाल और हराम का डिस्क्रिप्शन किसी इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं है लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, किसमें? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में, मगर बकिया इकोनॉमिक सिस्टम में इसकी कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन मिलती नहीं है। आगे बढ़ गए, पहले चैप्टर के अंदर और काम की बात क्या है? स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अपॉर्चुनिटी का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बॉस? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? दो कमोडिटीज के दरमियान का रेशो, एक में चेंज लाओगे तो दूसरे में आएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा y। इस तरह से आप रेशो निकाल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट पर कैसे इंप्लाइड होती है। फिर वो 3 इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ है ना, एल्फ्रेड मार्शल और लियोनेल रॉबिन्स। अगर मैं तीनों को सरसरी तौर पे बोल दूं तो क्या क्या है जरा सुनिएगा। एल्फ्रेड, सबसे पहले एडम स्मिथ, जैसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, 1776 में एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो वेल्थ ऑफ नेशन उसने लिखा, इसमें उसने वेल्थ को फोकस किया। वेल्थ मींस वैल्यू, इट इंक्लूड्स ऑल मैन मेड रिसोर्स। फिर उसने ये कहा कि नेशन की वेल्थ उसके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिसे इंसान मजीद प्रोसेस करके अपने फायदे के लिए ला रहा है। फिर उसने वेल्थ के 4 एस्पेक्ट डिस्कस किए। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लैंड पे रेंट, लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। यही इन चारों को ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है ना। फिर ये बढ़ती थी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। वो कॉस्ट जो एंटरप्रेन्योर रिटेन करे दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, वो कॉस्ट जो एंटरप्रेन्योर अदर फैक्टर को पे करे दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। तो ये अच्छा, ये कमेंट्री की तरह सुनना, कभी बाद में दिल करे इस पूरे को रिकॉर्डिंग होगी ना तो इसकी वॉइस लगा के बैठना, इससे आवाज़ आती रहेगी, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। उससे आगे बढ़े, उसके बाद एडम स्मिथ के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक। आखिरी था कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ को डिस्कस किया, वेल्थ के 4 एस्पेक्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। लेकिन उस पर क्रिटिसिज्म हुआ कि आप इसे मटीरियल साइंस बना रहे हैं, लोग खुद गर्ज हो जाएंगे, लालच बढ़ जाएगी सोसाइटी में। तो एल्फ्रेड मार्शल आए 1890 में, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस किताब में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मटीरियल वेलफेयर, टेंजिबल बेनिफिट। उन्होंने बात की वेलबींग की। इकोनॉमिक्स में उन्होंने कहा कि वेलफेयर को एक्वायर है प्राइमरी, वेल्थ को एक्वायर है सेकेंडरी। सोसाइटी इंडिविजुअल को और इंडिविजुअल सोसाइटी को मटेरियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे दोनों का फायदा होगा, दोनों इकोनॉमिक एजेंट का। लेकिन रॉबिन्स आए 1932 में, किताब लिखी, कौन सी? मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को वो लीड कर रहे हैं, ठीक। उन्होंने किताब लिखी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 3 किताबें हो गई है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस किताब के अंदर उन्होंने क्या बोला भाई? उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक एन अल्टरनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक। एक डेफिनेशन है, स्टेट टेक्स्ट में भी लिखी हुई इनकी डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मींस व्हिच हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस। आगे बढ़े, उसके बाद रॉबिन्स ने 3 बातें करी थी। एंड्स, स्कार मींस, एंड मतलब लामहदूद ख्वाहिशात, अनलिमिटेड वांट्स, स्कार मींस लिमिटेड रिसोर्सेज, और तीसरा अल्टरनेटिव यूजेस जिसे हम चॉइस कहते हैं। आगे बढ़े, उससे आगे बढ़े तो इकोनॉमिक्स को आप पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस में बांटते हैं। पॉजिटिव साइंस क्या है? जो ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी है, जो दिख रहा है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ये ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी है, ठीक।
उसके बाद एक होती है नॉर्मेटिव साइंस, वो है डिजायर इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट ने ये किया तो यूं हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट ये करे तो लोगों को ये फायदा होगा, अगर गवर्नमेंट लिटरेसी बढ़ाना चाहती है तो नए स्कूल्स खोले, अगर गवर्नमेंट को लोगों को स्किल करना चाहती है तो नए ट्रेनिंग सेंटर खोले। तो इस तरह से ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं। फिर इकोनॉमिक्स डिफरेंट तरह के लॉज और थ्योरीज को बनाती है इन ऑर्डर टू मेक इट रिजॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दो तरह के लॉज और थ्योरीज बनाने की मेथोडोलॉजीज हैं, एक इंडक्टिव मेथोडोलॉजी, एक डिडक्टिव मेथोडोलॉजी। इंडक्टिव मूव करती है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल और डिडक्टिव मूव करती है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। क्या मतलब? इंडक्टिव मेथोडोलॉजी में हम पहले फैक्ट को पढ़ते हैं, एक फैक्ट को स्टडी करते हैं, उसका लॉ और थ्योरी डेवलप करते हैं और उसे अगर एक्सेप्टेंस आ जाए तो पॉलिसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह जब डिडक्टिव मेथोडोलॉजी की बात आए तो वहां पहले लॉज और थ्योरीज बनाते हैं, फिर उसे फैक्ट पर अप्लाई करते हैं, देन इट बिकेम पॉलिसी एक्सेप्टेड। लेकिन याद रखना, जितने भी लॉज और थ्योरीज इकोनॉमिक्स बनाती है वो सारे के सारे सिट्रस पैरेबल्स, अदर थिंग रिमेन्स सेम, अजम्पशंस पर रिलाई करते हैं। और जब ये अजम्पशंस चेंज होते हैं तो इकोनॉमिकल ग्राफ में शिफ्टिंग आती है। अजम्पशन में जब भी चेंजेस आएगा ग्राफ में शिफ्टिंग आएगी, और ये नॉन प्राइस फैक्टर जो हम पढ़ते हैं वो ये अजम्पशंस ही हैं भाई सारे। तो हर थ्योरी, हर लॉ के पीछे एक अजम्पशन है। अगला एमसीक्यू आपके सामने है, कहता है जी अबाउट गिवन पीपीसी विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। 3 पॉइंट दे रहा है, ए बी सी। ठीक, आइए, पॉइंट ए इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट बी इज मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट सी इज अनअटेनेबल। भाई मुझे जवाब चाहिए तुम लोगों का, बोलते रहो और टाइप करके बोलते रहो। सर ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ शाबाश बेटा शाबाश, पार्टिसिपेशन चाहिए क्लास के अंदर, पार्टिसिपेशन चाहिए मेरा बेटा। अच्छा, अब इसमें कितनी सारी बातें क्लियर सीखने की हमें सिर्फ एक डायग्राम के अंदर। ये मैंने क्यों दिया, इसीलिए दिया था हम सीखते भी रहे साथ साथ। ये एमसीक्यू पूरा करूंगा, पूरा चैप्टर रिव्यू कर दिया मैंने 10-15 मिनट के अंदर, जितने भी टाइम हमने लिया। याद रखिएगा इस चीज को। और खुद पढ़ते वक्त भी, नहीं भाई बी नहीं है भाई, बी नहीं है भाई, बी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, ऑल ऑफ द अबव जवाब सही है इसका। आगे आ जाओ। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रंटियर कहते हैं बाउंड्री को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नया नाम सुन रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये कर्व क्या शो करता है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ 2 अल्टरनेटिव गुड्स एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द रिसोर्स अवेलेबल टू इट विद इन द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई यार ये स्क्रीन पे निशान नहीं लगाओ यार, कौन है भाई यार, ये क्या कर रहे हो बेटा? सब बता रहा हूं मेरे भाई, खामोशी से सुने। सर ये जो पॉइंट बी है ना, बी कॉम्बिनेशन बी है, बेसिकली पॉइंट नहीं है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है। देखो इसको एक्सेस से ज्वाइन करोगे तुम्हें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तुम्हें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन और सी कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन हैं सर। तो सर पीपीसी कॉम्बिनेशन शो करता है। पॉइंट बी मोस्ट एफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि ये अटेनेबल कर्व के ऊपर है। ये हमारा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट बताया था। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किसे कहते हैं? जब हमारे तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाएं, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पर हो, इसे कहते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे प्रोडक्टिव एफिशिएंट होंगे, लेकिन जब मैं एक्स से बी पर आऊंगा तो मैं ट्रेड ऑफ करूंगा। ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम ट्रेड ऑफ। ठीक, तो मैं अगर x और y ये 2 पॉइंट है, मैंने बोला ना मुझे x चाहिए ना y, हालांकि x भी प्रोडक्टिव एफिशिएंट है। सुन रहे हो? अरे मैं बता रहा हूं मेरा बेटा, सुनते रहो। पहले पूछा जा सकता है बिल्कुल, लेकिन अभी सुनते रहो, मैं पूरी बात तो कर लूं फिर आप सवाल करो मेरा बेटा। सर सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। पॉइंट बी पर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी है और एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है।
क्या मतलब सर एलोकेटिव एफिशिएंसी? जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं अगर हम उन्हें फुली यूटिलाइज करें तो हम कॉम्बिनेशन एक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी कॉम्बिनेशन बी को ऑप्ट कर ले तो उसने ट्रेड ऑफ कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया कॉम्बिनेशन एक्स कॉम्बिनेशन वाई। तो अब कॉम्बिनेशन बी पर जो कि मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट है, जो कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी शो कर रहा है, यहां पर अब इकोनॉमी को एलोकेटिव एफिशिएंसी भी मिल गई। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब कि आपने अपने रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने रिसोर्सेज से कंज्यूमर गुड्स बनेगा, इतने रिसोर्सेज से कैपिटल गुड्स बनेगा, और ये मैक्सिमम आउटपुट में प्रोड्यूस कर लूं तो मेरी इकोनॉमी एफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि यहां मेरे तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो गए हैं। ठीक हो गया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बोलो आयरा बेटा ये ट्विन कौन है बे? भाई आगे बढ़ो, समझ में आ रही है मेरी बात? मेरा बेटा समझ में आ रही है मेरी बात? मेरा बेटा समझ में आ रही है मेरी बात? डन हो गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ जी सर। जी इसका एलोकेटिव एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मेशन कर, ट्रांसफॉर्मेशन कर। अच्छा अब आना एक और चीज देखेंगे सर। अगर वो बोले कि अगर मैं एक्स कॉम्बिनेशन से बी पर आ रहा हूं, सुनिएगा, ये एक्स से हम बी पर आ रहे हैं, ये जो ग्रेडियंट बना है इसे स्लोप कहते हैं, इसी पे कर्व बना है, ये है डेल्टा वाई, ये है डेल्टा एक्स। वाई को कम किया, एक्स को बढ़ाया, चेंज इन एक्स, क्या करो, चेंज इन एक्स कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी मेड चेंज इन वाई। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते बेटा, इसी रेशो को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, और इससे स्लोप पता चलता है। तो हमें एक और बात पता चली, जाहिरी तौर पे शक्ल देखने से ये पता चल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव टू दी ओरिजिन है, बो आउटवर्ड है। इसकी वजह है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले कम यूनिट सेक्रीफाइस करोगे वाई के और 1 यूनिट बना लोगे, फिर ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करोगे और वही 1 यूनिट बनाओगे, फिर और ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करके वही 1 यूनिट बनाओगे। सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इवनली, याद है ना, इवनली क्या, स्केल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ द कमोडिटी। तो कोई एक्स बनाने में अच्छा, कोई वाई बनाने में। तो जब लेबर की एफिशिएंसी अलग अलग होगी तो ये लीनियर नहीं बन सकता। हाँ, एक कंडीशन होती है जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लीनियर बनेगा। वो कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है वेयर ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ द कमोडिटी। तो जब रिसोर्सेज evenly efficient हो for producing both of the commodity, then the PPC would be linear। याद रखोगे, अदरवाइज नॉर्मली ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो करता है और डाउनवर्ड स्लोप होने के साथ साथ, अबे बोलो, कॉनकेव भी है, क्योंकि रिसोर्सेज इवनली एफिशिएंट नहीं है। आगे बढ़े, और क्या बात इसमें छुपी पड़ी है? अभी भी बहुत सारी बातें हैं जिसे देखना है। आइए देखते हैं। सर अगर कोई इकोनॉमी कॉम्बिनेशन ए पर है, इसका मतलब वो अटेनेबल पीपीसी से बिलो है, वो अपने फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बिलो है, वो अपनी फुल आउटपुट कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रही है। ये इकोनॉमी का इनएफिशिएंट बिहेवियर है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे होंगे। लेकिन समहाउ अगर इकोनॉमी इस पॉइंट से आगे बढ़ जाए, या तो वर्टिकल अलाइन कर ले या हॉरिजॉन्टल अलाइन कर ले, ठीक, या इक्वेटोरियल स्लोप बना दे, या मतलब क्या मतलब, पॉइंट ए से ऐसे बढ़ेगी तो दोनों प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे बनेगी तो सिर्फ वाई प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे बनेगी तो
सिर्फ एक्स प्रोड्यूस कर रही है। देखिए वो तो पॉइंट कॉम्बिनेशन बना के देख लो भाई, इस पॉइंट पर है ना, अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा तो सिर्फ एक्स बनाया, अगर ऐसे आगे बना तो सिर्फ वाई बनाया, और ऐसे आगे बढ़ा तो दोनों वाई। तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, ये कॉन्सेप्ट रियल ग्रोथ का है। रियल ग्रोथ किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अगर मैं बी से आगे बढ़ गया, सी पर चला गया, तो ये पोटेंशियल ग्रोथ है जो इकोनॉमी का फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ा देगा। ये कॉन्सेप्ट मैक्रो में भी है, माइक्रो एनालिसिस के साथ भी है। मैक्रो में ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से शो होता है, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऐसे पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और वहां पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, बोलो मुंह से बोलो, पोटेंशियल ग्रोथ। रीजन, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू पावर रिसोर्सेज, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड कैपिटल गुड्स। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपकी लिमिट, आपकी फुल कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, एंड इट विल शिफ्ट टू द राइट। ठीक, पहला चैप्टर ऐसे देखूं ना तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ दिया अब आपके लिए। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यार ये सी भाई सी, एज ऑफ रिटायरमेंट के बढ़ने से लेबर की क्वांटिटी तो उतनी रही ना। हाँ, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल शिफ्ट कर जाएगा, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट शिफ्ट कर जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 10 लोग हैं और 10 ही हैं तो भाई यही, अब ये 10 पहले 50 साल में रिटायर होते थे, आप लोग 55 साल में, तो लेबर की इतना क्वांटिटी बढ़ी ना क्वालिटी इंप्रूव हुई भाई। हाँ, लेकिन अगर आपने लेबर को ट्रेन कर दिया, नंबर ऑफ लेबर के यूनिट्स बढ़ गए, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई, अब पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ेंगे। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं पहले चैप्टर से ही रिलेटेड, दोनों प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है? जब आप किसी स्पेसिफिकली स्किल्ड लेबर को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करते हैं, उससे होता क्या है? टाइम इलैप्स कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिनोमिनेटिंग अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क एंड असाइनिंग ईच टास्क to specifically skilled labor to increase efficiency and productivity. अब पढ़ो सर, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन ऑफ गुड, व्हाट इज अनट्रू। ये वाले ये एमसीक्यू सबसे गड़बड़ होते हैं, कौन सा गलत है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो सही ढूंढता है। हम तैयार क्या करके जा रहे हैं अपने आप को कि मुझे सही आंसर पे निशान लगाना है, वो बोल रहा है तुम्हारा जवाब उस वक्त सही होगा जब तुम मुझे गलत जवाब बताओगे। 85% बच्चा, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूं बिल्कुल, जो हम टीचर ट्रेनिंग वगैरह इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग्स लेते हैं, ये हमारे मुल्क में तो कल्चर ही नहीं है, पेंडू कल्चर है। बस पढ़ लो, पास करा, भाई वाह भाई वाह, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, आगे बढ़ जाओ, पैसे कमाए, खत्म। वो रिसर्च करते हैं, तो 85% बच्चे ऐसे एमसीक्यू गलत करता है। पढ़ो, कोई बोल रहा सी तो बिल्कुल सही है, यही तो डिवीजन ऑफ लेबर है। अ डिवीजन ऑफ लेबर कैन मेक जॉब हाईली, बिल्कुल सही है भाई, ये सही है, वो गलत पूछ रही है, सही है। आप जब डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो एक आदमी को एक काम असाइन कर दिया आपने, वो बार बार करता रहेगा, स्पेशलाइजेशन इसी से आती है। आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको मैंने ऑडिट दे दिया, ऑडिट में मैंने आपको दे दिया IAS 16, अब मैंने बोला तू भाई चीता बन जाए डिप्रिसिएशन का। ऑडिट में जब जाएगा तूने जाके कंपनी के 16 IAS 16 इम्प्लीकेशन, किसी को दे दिया IAS 7, किसी को दे दिया IFRS 7 या IAS 2, अब वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लीड कर रहा है, तो ये तो बढ़ा देगी। डिवीजन ऑफ लेबर रिक्वायर्स लेस ट्रेनिंग टाइम, ये गलत है भाई। डिवीजन ऑफ लेबर होते हुए जब लेबर की ट्रेनिंग ज्यादा हो, तो इसमें गलत ढूंढना था, सही है। देखा
क्लास में बैठ के बोलने के बावजूद आप सही ढूंढ रहे हैं, गलत नहीं ढूंढ रहे। इस तरह के एमसीक्यू आपके पेपर में 6 से 8 आते हैं, और वो 6 से 8 का मतलब 12 से 18 नंबर, 16 नंबर, तो ये 16 नंबर है, इसको देख के करना। आगे बढ़ो। गर्ड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीज, गर्ड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीज एज इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इंक्रीज। यहां से एक तो ये पहले चैप्टर के भी पार्ट है और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी पार्ट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ रिलेशन इनवर्स, नॉर्मल गुड का इनकम के साथ रिलेशन डायरेक्ट, नॉर्मल बोलो या सुपीरियर बोलो। प्राइस के साथ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन इनवर्स, प्राइस के साथ गिवन गुड्स का रिलेशन डायरेक्ट, प्राइस के साथ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का रिलेशन डायरेक्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन इनवर्स। सही है? सो बी वुड बी द राइट आंसर। भाई देखो पेस थोड़ा मेरा तेज है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा, रिवाइज करा रहा हूं। अब मैं लुल स्पेस से पढ़ा, मतलब एक होता है ना लो टेम्पर, मैं हाई एनर्जी पे पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी एनर्जी भी हाई रहे। ठीक है, तो हाई एनर्जी पे मैं इतना जो अगेन रिपीट, क्या मतलब बहन अगेन रिपीट नहीं समझा मैं। रिलेशन दोबारा बोल दूं, अच्छा रिलेशन दोबारा बोल। मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो इनकम के साथ इंफीरियर गुड्स का रिलेशन नेगेटिव है, इनकम के साथ इंफीरियर गुड्स का रिलेशन इनवर्स है। इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम के साथ नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स का रिलेशन डायरेक्ट है, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल और सुपीरियर की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर मैंने कहा प्राइस के साथ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन इनवर्स है, प्राइस बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। फिर मैंने कहा प्राइस के साथ गिवन गुड्स, गिवन गुड्स क्या होते हैं? वो इंफीरियर गुड्स जिन पे लो इनकम ग्रुप फैमिलीज हैवीली डिपेंडेंट हो और वो अपनी आमदनी का एक मेजर पोर्शन उस पर एलोकेट करें, तो जब प्राइस बढ़ती है तो वो इंफीरियर की डिमांड बढ़ा देते हैं। इसलिए प्राइस का गिवन गुड्स प्राइस का गिवन गुड्स के साथ रिलेशन डायरेक्ट है। फिर मैंने बोला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट का रिलेशन प्रोडक्ट की डिमांड के साथ डायरेक्ट है। पेट्रोल महंगा करेंगे, अब तो पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीएनजी तो मुक ही गया ना, सीएनजी है किधर। सो पेट्रोल महंगा करोगे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसे ही ना। और पेट्रोल महंगा करोगे तो गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर एक प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट के साथ रिलेशन सब्स्टिट्यूट का डायरेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन इनवर्स है, इनडायरेक्ट नहीं होता। आगे बढ़िए। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट माइट कॉज राइज। अब मैं दूसरे चैप्टर में एंटर हो गया हूं जिसमें मुझे डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, शॉर्टेज, सरप्लस। अब याद करें कुछ बातों को। शॉर्टेज किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन इनवर्स है, डिमांड का सप्लाई के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, ऐसे ही है ना। प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी। एक बोलना हूं काफी है, ठीक है ना, मतलब एक रिलेशन है तो दूसरा याद ही होगा ना। प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी। अदर थिंग रिमेन्स। अब ये अदर थिंग रिमेन्स में क्या क्या है? नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। जो बता रहा ए, जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त नहीं बोलें, सुनते रहे मेरी बेटी। कंज्यूमर की इनकम रिमेन सेम, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, इफ ऑल दीज थिंग रिमेन सेम। एक और वेरिएबल, नो चेंज इन द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हालांकि डायरेक्ट टैक्स मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, लेकिन अगर ओवरऑल किसी जगह पे किसी मुल्क के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कहूं कि भाई पाकिस्तान में मोबाइल फोन की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर दे, तो हालांकि जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ता हूं तो टैक्स वाला वेरिएबल सेकेंडरी वेरिएबल है, इनकम प्राइमरी वेरिएबल है। तो अब ऐसे सोचेंगे कि जब टैक्स कम होगा
तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब आयरा बेटी जवाब देंगी। डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट इनकम के साथ तो डायरेक्ट टैक्स चलेगा बाजी, इनकम के साथ तो डायरेक्ट टैक्स चलेगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स का इनकम से कोई लेना। इनडायरेक्ट टैक्स सप्लायर के ऊपर इफेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई का वेरिएबल है, डिमांड का वेरिएबल नहीं भाई साहब। आगे बढ़े। हाँ, 6 कहता है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट माइट कॉज राइज इन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू, यानी कि चीज खरीदने की ख्वाहिश भी बढ़ जाए और आपकी कुव्वत खरीद भी बढ़ जाए। तो बाजी कह रही है यहां से भी और ऑनलाइन भी सारे लोग दबादब जवाब दे रहे हैं कि बी है, फॉल इन प्राइस और राइज इन इनकम डिक्री। मेरा ख्याल है द मोस्ट ऑब्वियस आंसर बी वुड बी द बिल्कुल ऑब्वियस, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ गई। सही है, सही है, सही है। ड्यू टू गुड वेदर देयर इज अ सरप्लस। अब आ गए सर, सप्लाई क्या था, प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हुई, सप्लाई। अब ये मैं मार्केट सप्लाई की बात कर रहा भाई, एग्रीगेट सप्लाई वाले वेरिएबल दिमाग में ना आए, माइक्रो वाले वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, no change in technology, no change in the price of substitute in supply, no change in the price of complementary in supply, no change in future expectation, no change in the number of sellers, या no change in the available substitute. If all these things remain same, तो price बढ़ेगी तो supply भी बढ़ जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अब सर, एक है इंडिविजुअल डिमांड, एक है मार्केट डिमांड, बोलो दोनों एक है या फर्क है? अच्छा, दोनों माइक्रो हैं या एक माइक्रो और एक मैक्रो है? गलत, दोनों माइक्रो। इंडिविजुअल डिमांड, मोहम्मद जीशान मुमताज 250 रुपए लीटर पे कितना पेट्रोल बाय करते हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड। एक कंज्यूमर, एक कमोडिटी, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हम सारे पाकिस्तानी मिलकर 250 रुपए पे कितना पेट्रोल बाय करते हैं, से ये मार्केट डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। और एक प्रोडक्ट की बिहेवियर को बता रहे हैं ना, है तो सारे पाकिस्तानी लेकिन प्रोडक्ट एक है। पॉज करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्राइसिंग मॉडल, माइक्रो मैक्रो? माइक्रो, एक सेक्टर की बात कर रहा हूं। मैक्रो में सारे सेक्टर, उनकी एवरेज प्राइस जिसे हम जर्नल प्राइस लेवल कहते हैं, जिससे इन्फ्लेशन निकलती है। अब आगे आ गए सर, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा सर, डिमांड अगर ग्रेटर देन हो जाए सप्लाई से या सप्लाई लेस देन हो जाए डिमांड से तो क्या होगा, शॉर्टेज की वजह से प्राइस पे क्या असर आएगा, बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब क्या है, एक सॉर्ट ऑफ अ बेनिफिट विच आइदर फॉर द कंज्यूमर और फॉर the difference between the equilibrium price and the price at which sellers are willing and able to sell. हर सेलर चाहता है कीमत बढ़े भाई, शॉर्टेज आएगी, सप्लाई, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो सॉरी प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर का नुकसान, प्रोड्यूसर का फायदा। कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा। फिर सर, एक कंडीशन ये होती है जब सप्लाई ग्रेटर देन हो जाए डिमांड से या डिमांड लेस देन हो जाए सप्लाई से, ये था शॉर्टेज। नीचे वाला क्या है, सरप्लस। सरप्लस होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। सरप्लस की वजह से प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा और प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, अब सुनो मेरी बात तवज्जो और ध्यान से। मैंने कहा भाई साहब इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। डिमांड, मार्केट डिमांड भी कम हो गई और सेम रेशो से सप्लाई भी कम हो गई, दोनों कम हो गए। अब बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा, शॉर्टेज होगा, सरप्लस? हाँ, ये तो है। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क आएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क आएगा? इक्विलिब्रियम ही रहेगा वो तो। अबे इक्विलिब्रियम तो हमेशा रहता है,
प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा भाई? पहले भी इक्विलिब्रियम था, अब दोनों कम हुए तो भी इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी तो अब भी है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब सुनो सर, इधर देखो, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है क्वांटिटी। सप्लाई भी कम हो गई, डिमांड भी कम हो गई। क्या तुम नोटिस करते हो कि कुछ फर्क पड़ा है? यस सर, हाँ सर। जब दोनों सेम रेशो से गिरेंगे या सेम रेशो से बढ़ेंगे तब प्राइस में चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर दोनों कम हुए तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी, दोनों बढ़ गए तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी एट सेम प्राइस लेवल। हाँ, अगर डिमांड ज्यादा गिर गई, सप्लाई थोड़ी सी गिरी, अब बनेगा सरप्लस, क्योंकि अब डिमांड लेस देन हो गई किससे? लेकिन अगर दोनों सेम रेशो से गिरे या सेम रेशो से बढ़े तो मार्केट में ओवरऑल क्वांटिटी में चेंज आएगा, बट विथ नो चेंज इन प्राइस। हाँ, ये चीज जहन में रखनी है भाई। आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं है, हम वो वाला एमसीक्यू वाला सॉल्व नहीं कर रहे कि भाई लो भाई ये एमसीक्यू का सही जवाब, ये पेंडू हरकत नहीं करना है हमें यहाँ पे। हो सकता है मैं आपको ये पूरे ना करा पाऊँ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, वी आर गोइंग फास्ट विद द टाइम। सही है, तो जितना हो जाए 4:20 तक, 4:30 तक जितना मैक्सिमम कर पाएंगे इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें एक टेक्निक दिए जा रहा हूँ। अब अगला जो जिसका भी वो होगा वर्कशॉप, तो आपने अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है। अब देखिए, मैंने 15 मिनट में पूरा चैप्टर कराया ना आपको, एक याद किया, दूसरी बातें रिकॉल करके ठक 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 कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े। छोड़ना नहीं है, खाली चेक लगाया, एक सही हो गया, सब वो कर लो। हमने पीपीसी पढ़ा ना, सब पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, सारी बातें बता दी आपको, जहन में रखना। मैंने क्या बोला? अगर दिल करे ना, जिस दिन पेपर हो, गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक रक्शे में, किसी में चीज़ में, ये वीडियो नहीं देखना, कॉमेंट्री सुन लेना इसकी, ठीक है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। कौन सा जवाब आ गया था? ये आ गया, ड्यू टू गुड वेदर देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कॉज द मार्केट रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा वेदर हुआ, मार्केट में सरप्लस बन गया, सरप्लस बना तो प्राइस तो गिर गई। वो कह रहा है दोबारा कौन सी चीज, दोबारा कौन सी चीज मार्केट को इक्विलिब्रियम पर ले जाएगी? क्योंकि सरप्लस है तो डी, तो डिक्रीज इन डिमांड नहीं। ऑप्शन बी में क्या है? फॉल इन प्राइस। ये तो रिजल्ट है बेटा, ये तो रिजल्ट है, ये तो सरप्लस का इफेक्ट है। ए, डिक्रीज इन डिमांड। भाई देखो ना, इधर देखो ना, ये देखो, ये इक्विलिब्रियम था, ये सप्लाई थी, ये डिमांड थी। सप्लाई बढ़ गई, अब किसी ने बोला डिमांड गिर गई, तो ये तो इक्विलिब्रियम वापस नहीं आया भाई। क्या करूं? राइजिंग प्राइस, ठीक है? आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं, देखो भाई जल्दी। देखो भाई जल्दी देखो, ऑप्शन देखो। जूम कर दूं भाई साहब? जूम कर दे, इससे ज्यादा फरमाइश नहीं करना जूम की। The demand show the market for beef in the Pakistan with the original equilibrium at X. ये रहा भाई original equilibrium X पर। एक मिनट, What will be the new equilibrium position if the lumpy skin disease? आया था ना, क्या होगा? वाइड स्प्रेड, पॉइंट ए भाई। अच्छा ए, अच्छा अब लिम्पी स्किन डिजीज जो है, पहले तो ये बताओ ये डिमांड का फैक्टर है या सप्लाई का? गलत जवाब, सप्लाई।
लिम्पी स्किन डिजीज से पहले इफेक्ट क्या आएगा? जानवर मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। डिमांड तो सेकेंडरी इफेक्ट है। मार्केट में सप्लाई कम होगी। अब जब सप्लाई कम होगी, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट और नया इक्विलिब्रियम, मेरा ख्याल है बी वुड बी द राइट आंसर। हो गई ना? अरे भाई साहब, हो गई ना डिमांड कम। रबर से मिटा दूं? क्या तुम इस पॉइंट पे डिमांड सप्लाई को बराबर देख रहे हो? क्या डिमांड कर्व ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा? बढ़ नहीं रहा भाई, कम हो रहा है। डिमांड कर्व जब अपवर्ड जाता है तो कम होता है भाई, कम होता है ना मेरे लाल, क्वांटिटी कम हो रही है ना। दोबारा देखेंगे। बहुत ज़्यादा असल में तस्वीर के अंदर बहुत ज़्यादा कर्व है ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। सर ये था इक्विलिब्रियम। लिम्पी स्किन डिजीज से क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई सर, है ना? सप्लाई कम हुई, प्राइस बढ़ गई, है ना? और डिमांड, एक तो डिमांड उस वजह से कम हो जाएगी। अगर ये भी हो सकता है कि सप्लाई तो कम हो ही गई, डिमांड भी कम हो जाए। हाँ, क्योंकि अब कौन खाएगा? जानवर बीमार हो गए तो एफ 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 ज़्यादा, एफ वुड बी द राइट आंसर। आई डोंट नो व्हाट वुड बी द आंसर, बट एफ वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एफ सही है। उसमें सिर्फ सप्लाई, क्योंकि ये डिमांड को भी इफेक्ट करेगा। लोग खाना भी छोड़ेंगे ना। पहला इफेक्ट तो सप्लाई में आएगा, लेकिन अल्टीमेटली डिमांड भी कम हो जाएगी इस चीज़ की। एहतियात करेंगे लोग। जैसे चिकन में वो आ जाता है ना, स्वाइन फ्लू या कोई इस तरह का वायरस, तो फिर डिमांड भी कम हो जाती है। एफ ज़्यादा सही है। एफ सही है भाई, एफ सही है। आगे एफ वुड बी द सही आंसर। इसमें देखना क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मैंने क्या दिया है। हो सकता है अभी जहन उस तरह नहीं चल रहा हो जैसे पहले चल रहा। मेरा ख्याल है डी सही है, एफ सही है, एफ है। और ऊपर वाला भी हम एक बार और पढ़ें तो ये कह रहा था गुड वेदर सरप्लस इन द मार्केट व्हिच गुड कॉज द मार्केट। एफ ही है ना? हाँ, वो एफ होगा, सही है, वो तो एफ सही है। ड्यू टू अ गुड वेदर देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, व्हिच चेंज कुड कॉज द मार्केट टू रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम। सरप्लस से प्राइस भी हम राइज करेंगे तो सरप्लस हुआ, मांग कर गई। अगर हम ये करेंगे राइज और यार, इसका जो है वो 7 का मेरा ख्याल है हमने क्या बोला था? नहीं, राइज इन प्राइस नहीं। हम कैसे राइज इन प्राइस करेंगे? हमारे हाथ में थोड़े ना, मार्केट फोर्सेस चेंज कर रही हैं। तो ये हुआ सरप्लस बना। सर अगर हम फॉल इन प्राइस कर दें, अच्छा सही है। अब सुनो, अब सही। सर मैं बता दूं, एक मिनट भाई, एक मिनट में इसका लॉजिकल सेंस समझिए। फॉल इन प्राइस है, वो तो मुझे नहीं पता आप जवाब देख के बोल रहे हैं या अपना दिमाग लगा के बोल रहे हैं। सुनिए, अब सुनिए, जवाब समझिए इसका क्या है। ये मार्केट का इक्विलिब्रियम था, सप्लाई गिर गई। अब वो कह रहा है रेस्टोरेशन कैसे होगा, क्योंकि सप्लाई एक वेरिएबल है, आपको डिमांड को इंड्यूस करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम नया दोबारा रेस्टोर हो। तो प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और नया इक्विलिब्रियम बनेगा। ये इसका लॉजिकल सेंस है। अब वो आप क्या सोच के बोल रहे हैं? मार्केट के हिसाब से ही प्राइस इंक्रीज होगी। मार्केट के हिसाब, हाँ मतलब मार्केट के हिसाब से इंक्रीज नहीं होगी, हाँ प्राइस फॉल करेगी। बी सही है, मुझे नहीं पता, निशान देखो क्या है। डी, हाँ दोबारा सुन लो। देखो भाई, ये इक्विलिब्रियम था, सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ी ना तो सरप्लस बना। वो कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम यहाँ बनाने के लिए डिमांड को मूव कराना पड़ेगा। और डिमांड कब मूव करेगी? इस पॉइंट से नीचे की तरफ, यानी कि इस पॉइंट पर थी ना डिमांड भाई, डिमांड इस पॉइंट पर थी, सप्लाई तो हो गया मूव। डिमांड कब मूव करेगी? जब आप प्राइस कम करेंगे तो डिमांड यहाँ आएगी और नया इक्विलिब्रियम बना लेगी। तो बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलो, आगे आया क्या कहता है जी, द डायग्राम शो अ मार्केट फॉर वीट
इज इन द इक्विलिब्रियम ऑफ एक्स, विच पॉइंट जो है वो रिजर्व, हाँ वैसे अब रिजर्वेशन हट गया, स्टडी टेक्स्ट में मैंने देखा नहीं अब नए में, खैर डब्लू सप्लाई यहां से शुरू हो रहा है ना भाई, यहां से शुरू हो रहा है ना, रिजर्वेशन है ना, ये रिजर्वेशन ऑफ प्राइस का कॉन्सेप्ट आ गया। एक और बात, अच्छा अब मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट दोहरा दूं जरा जल्दी से। मैंने तुम लोगों को बफर स्टॉक पढ़ाया था ना, पक्का देख ले बहन, मुझे लग रहा है मैंने पढ़ाया कहीं पर। अब कोई बोल रहा है यस सर, कोई बोल रहा है नो सर, कहाँ लिखा हुआ है ना? गुड, अच्छा वो आ गया ये। अब सुनो भाई, बफर स्टॉक क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, समझा दूं। सीलिंग फ्लोरिंग पढ़ाया था तो फिर बफर स्टॉक पढ़ाया होगा भाई। अगर सीलिंग फ्लोरिंग पढ़ाया है तो बफर स्टॉक पढ़ा है? नहीं, इसी नाम से पढ़ा है भाई, बफर स्टॉक को बफर स्टॉक से ही पढ़ाया होगा। अगर सीलिंग फ्लोरिंग पढ़ाया है, मिनिमम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस लेवल, तो होता क्या है जरा सुन लेंगे। हाँ नहीं, मुझे याद आ गया मैंने पढ़ाया है, मैं बता देता हूँ सर। ये देखिए, ये दैट वुड बी द डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व, दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम। अबे क्या हो गया, ये आ गया इक्विलिब्रियम। तो पढ़ाया तो है रिजर्वेशन, सही है सर, ये इक्विलिब्रियम बन गया। अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि दिस वोंट बी द सुटेबल प्राइस, ये अच्छा प्राइस नहीं है, एंड इट वुड बी टू लो। प्रोड्यूसर को इससे नुकसान हो रहा है भाई, ये यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है वाली चीज़। गवर्नमेंट ने बोला भाई हम इस प्राइस पे प्रोड्यूसर को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज प्रोड्यूसर कांट अफोर्ड टू सेल द प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल, बिकॉज मार्केट ने जो इक्विलिब्रियम बनाया तो मार्केट ने, लेकिन बड़ा कम है यार, ये प्राइस जस्टिफाइबल प्राइस नहीं है। गवर्नमेंट बीच में कूदी और गवर्नमेंट ने बोला लो, ये है प्राइस फ्लोरिंग। मार्केट जो बोले कद्दू, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, वी लीस्ट बॉदर अबाउट दैट, वी आर नाउ ऑफरिंग दिस प्राइस। ये है प्राइस फ्लोर, इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म। कम से कम ये पैसे दोगे पीएफ। हालांकि मार्केट ने इक्विलिब्रियम तो नीचे किया है भाई, मार्केट तो इक्विलिब्रियम पीई इक्विलिब्रियम यहां ला रही है। मैंने बोला भाई ऐसी की तैसी हम गवर्नमेंट है, जो हम बोलेंगे वो होगा, आप पीएफ प्राइस दोगे कम से कम इसे। प्रोड्यूसर ने बोला हम खरीदेंगे ही नहीं। मतलब कोई चिंता नहीं, हम खरीद लेंगे इसका माल, साले आप आओ हमसे खरीदने। बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत हर साल होता है। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, जैसे हम सारे फार्मर हैं, हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया, नहीं उसमें नहीं हुआ ये कब होता है, जैसे हम सब फार्मर हैं, उसमें तो फार्मर को फायदा हो जाता है, जिनका माल बह गया वो तो बह गया, जिनका बच गया उनकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो गया। लेकिन अगर हम सबकी बम्पर क्रॉप लग गई, बम्पर क्रॉप समझती है ना, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लग गई, सरप्लस में आ गए, अब मार्केट में सरप्लस है, रेट गिर गया, हमें खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा, हम बिजनेस कर रहे हैं ना यार, अब हमारे एक्सपेंसेस ही नहीं कर। हमने बोला ये कैसी प्राइस है भाई, इसमें तो हमारा खर्चा ही आउट ऑफ द वे हो गया, ये तो हम कैसे बिजनेस करेंगे, हम नहीं बेचेंगे माल। लेकिन हम क्या करें, नहीं बेचेंगे तो हमारा माल तो पेरिशेबल है और सीजनल है, बिकेगा नहीं तो अगला क्रॉप नहीं लगा पाएंगे। अब मार्केट हमें कम पैसे दे रही है तो गवर्नमेंट बीच में आती है, आप टेंशन नहीं लो, हम है भाई, हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम खरीद लेंगे आपका माल। अब देखो हुआ क्या, जब गवर्नमेंट ने फ्लोर लगाया तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उन्होंने डिमांड को क्या कर दिया, वो लोग कम कर दिया, मगर प्रोड्यूसर की सप्लाई बढ़ गई। सारे लोग अपना माल लेके आ जाएंगे कि भाई अच्छे पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया ये पैसे मिलेंगे। अब ये जो है ना, ये इक्विलिब्रियम था भाई, ये क्या हो गया पता है ये हो गई सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, इसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई
या आसान लफ्जों में, अब ये जो लाल रंग का ये हिस्सा मैंने बनाया ना भाई डब्बा, ये वो माल है जो मार्केट में सरप्लस पड़ा हुआ है। अब प्रोड्यूसर फिर परेशान होगा, बोलेगा अबे रेट तो ऊपर कर दिए, माल तो हमारा कोई खरीदता ही नहीं भाई, हम तो फिर परेशान हो रहे हैं, प्रोड्यूसर तो भाग गया, तो भाई क्या करूं मैं इसका। आप बोल लो मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने बोला भाई निशान भाई के जो है ना वो प्रोडक्ट के आप दें 10,000 रुपये, मार्केट मुझे दे रही थी 7,000 रुपये, मैं खुश हो गया। अब 10,000 रुपये का माल लेके मैं खड़ा हुआ, आ ही नहीं रहा कोई, खरीद ही नहीं रहा कोई मुझसे। प्रोड्यूसर ने बोला हम नहीं खरीदेंगे 10,000 रुपये। मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस प्राइस के बढ़ने का भाई, सर कोई माल ही नहीं खरीद रहा मेरा, आपने पता नहीं कौन सा प्राइस रख दिया। पहले नुकसान में था, अब बिकने मतलब प्राइस तो है लेकिन सेलर बायर ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम टेंशन नहीं लो, हम खरीद लेंगे ये माल। सो जब गवर्नमेंट मार्केट का एक्सेस सप्लाई बाय कर ले इन ऑर्डर टू मेक इट स्टेबलाइज द मार्केट, वो स्टॉक जो खरीद के रखे उसको कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये वाला जो डब्बा है ना, ये एक्सेस सप्लाई, इसको गवर्नमेंट बाय कर लेगी और बना देगी क्या, बफर स्टॉक। जब गवर्नमेंट इसको खरीद ले, गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन कर लेगी। के कौन कौन छोड़ेगा खरीदना बाजी, ये कंज्यूमर की बात, कौन से कंज्यूमर की बात हो रही है, ये ड्राइव डिमांड वाले कंज्यूमर की बात हो रही है। हाँ, इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, आप नहीं छोड़ोगी खरीदना, वो बनाना, वो भाई वो वीट नहीं खरीद रहा, अब वीट नहीं खरीद, उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा, देखें वो इंतजार करेगा आपकी बार्गेनिंग। आप प्रोड्यूसर हो ना, आप गंदम प्रोड्यूस करके ले आई पूरे साल परेशान होने के बाद, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने बोला मैं नहीं दे रहा पैसे, तुमने बोला भाई मुझे आप 9,000 रुपये मन देने पर, मैंने बोला नहीं मैं तो 7 दूंगा, आपने बोला भाई इसमें तो हमारे एक्सपेंसेस आउट नहीं हो रहे, हम तो नहीं बेचेंगे 7,000 रुपये, आप कम से कम चलो 8.5 दे दो। मैं बोला नहीं भाई 7,000 से 1 रुपया कम ज़्यादा नहीं दूंगा, ले फिर बेचना है, नहीं तो भाग जाओ, भाग इधर चलो। मैंने बोला भाई फैक्ट्री बंद कर, भाई चल डेली वेजेस वालों निकलो भाई, चलो खर्चा कम हो गया, अच्छा है मेरा। उधर मार्केट में शॉर्टेज शुरू हो गई, प्राइस बढ़ना शुरू, मैं चिल घर में मजे कर रहा हूँ, फैक्ट्री बंद कर। अब वो जो फार्मर है वो परेशान है, भाई मेरा माल तो खुले आसमान के नहीं, इतना क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट इतना ज़्यादा होता है कि उसका वेयर हाउस नहीं उसमें आता ना, मैं कहाँ रखूँगा इसको, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है इतना। और ये माल ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है इसकी, ये ऐसे नहीं बिकते दुकानों पे आटा दाल चावल, ये तो बिकते हैं जो जहाँ प्रोडक्शन होती है तो पहाड़ों की तरह माल पड़ा होता है, इतने हज़ारों लाखों बोरियाँ है, भाई कहाँ लेके जाऊँगा, मैं तो यहाँ लाया हूँ बेचने आपकी फैक्ट्री के बाहर, आप मुझसे खरीदो ना यार। मैं भाई भागो इधर से, नहीं खरीद रहा। तो ये कंज्यूमर नहीं है बहन, ये सॉरी कस्टमर नहीं है, ये कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर नहीं है, ये इंटरमीडिएट कंज्यूमर है जो रॉ मटेरियल से फिर आगे मजीद बनाएगा। तो सर ये रिजर्वेशन ऑफ प्राइस वही होती है मिनिमम प्राइस, तो कम से कम देख रही हो तुम यहाँ के बाद से सप्लाई आ रही है बेटा, वो जो रिजर्वेशन का सवाल आपने किया था, ये रिजर्वेशन प्राइस ही है डब्ल्यू। तो खैर ये भी हो गया और बफर स्टॉक भी समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने। कहता है जी गवर्नमेंट इंक्रीज रेट कर दिया इनकम टैक्स का और डिक्रीज कर दिया है किसका रेट, सेल टैक्स का। बताओ इनकम टैक्स किस चीज़ को इफेक्ट करेगा और सेल टैक्स किसको इफेक्ट करेगा, जल्दी बोलो भाई। इनकम टैक्स किसको इफेक्ट करेगा, डिमांड को। क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया तो डिमांड बढ़ेगी कम होगी, डिमांड कम हो जाएगी, यहां आ गई डिमांड। अच्छा पहला इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर था, लेकिन सेल टैक्स डिक्रीज हो गया, सेल टैक्स डिक्रीज होगा तो सेल्स सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ के यहां आ गई, नया इक्विलिब्रियम ये बन गया, डी जो भी है डी है, हाँ डी है, ये रहा नया पॉइंट। सही है भाई, आगे बढ़े। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है भाई साहब, अब बिजनेस इज करेंटली सेलिंग, ये मैंने बुक से लिया, स्टेट एक्स से लिया था शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं, हाँ स्टेट एक्स से लिया। अब करंट फॉर्मूला है ना भाई, क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, बोर्ड भेज दिया ये सब ना मैंने, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टी, सॉरी
इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बेसिक फॉर्मूला था। फिर इसमें फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो जाता है ऐसे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक वो था लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यूनिटरी, वो जो ज्योमेट्रिकल मेथड था। किसी भी डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पर हो तो यूनिटरी इलास्टिक, मिड से ऊपर हो, यहां इक्वल टू 1, यहां ग्रेटर देन 1, पॉइंट के नीचे आ जाएंगे तो लेस देन 1। अब ये फॉर्मूला है, वो कहता है कि भाई करंटली सेलिंग है 10,000 यूनिट। अच्छा, ये डिमांड में भी लगेंगे दोनों फॉर्मूले, सप्लाई इलास्टिसिटी का आएगा, तो बस ये एक ही फॉर्मूला है, इसलिए मैंने क्यू लिखा है, क्यू डी या क्यू एस लिखकर अपने आप को फंसाना नहीं। ओवरऑल एक ही, सप्लाई की इलास्टिसिटी भी जैसे डिमांड की निकलती है वैसे सप्लाई की निकलती है। अच्छा जी, अच्छा 10,000 यूनिट बिक रहे हैं, थोड़ा सा कचरा मिटा दूं, 10,000 यूनिट बिक रहे हैं, ऊपर वाला भी हटाओ, हमारे काम का नहीं है ये सब, फिलहाल बता दिया है, याद रखिएगा। 10,000 यूनिट बिक रहे हैं भाई, और वो कहता है कि प्लान टू रिड्यूस प्राइस, 1 रुपये से 90 पैसे कर रहे हैं ना, 90 पाउंड पे ला रहे हैं, 1 पाउंड से 90 सेंट हो जाएगा, क्या होगा वो। उसके बाद कहता है प्रीवियस एक्सपीरियंस प्राइस इलास्टिसिटी बताती है आपको 1.5। अच्छा, ये दे दिया उसने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मालूम करनी है, देखो है ना, अज्यूम अदर थिंग, नो अदर चेंजेस, द सेल ऑफ द बिजनेस एक्सपेक्टेड विल बी, कितना ज़्यादा बिकेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, मैं कुछ जो निकाल सकता हूँ वो निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं, पूरा फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा। अच्छा, परसेंटेज निकाल लेते हैं ये निकाल रहा हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल रहा हूँ, इक्वल टू चेंज इन प्राइस कितना है 0.1, 1 रुपये से 90 पैसे हो गए ना, डिवाइडेड बाय बेस प्राइस, पुरानी प्राइस क्या थी 1, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है भाई जवाब, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10% आ रहा है ना, इसका मतलब प्राइस में चेंज आया 10%, इलास्टिसिटी -1.5 है, इक्वल टू x, और ये आ गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर ले जाके, -15% आ रहा है, तो 10,000 का -15% निकाले, 15% आ रहा है ना, हाँ 15%, हाँ 15%, 10,000 का 1.5% निकालो, 15% निकालो भाई, कितना आ रहा है 1500, तो 10,000 यूनिट में 1500, डी सही है, चेंज निकला है ना भाई, चेंज निकाला है ना, चेंज इन क्वांटिटी निकाला, 10,000 यूनिट पहले बिक रहे थे, 1500 यूनिट बढ़ गए, सर क्यों बढ़ गए, प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो जवाब आ गया, 1500 यूनिट चेंज है, 1500 का कोई जवाब नहीं है, वो 10,000 में ऐड करोगे, क्योंकि वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, इधर देखो स्टार बना रहा हूं, नहीं, एक्सपेक्टेड सेल, समझ नहीं आया, मैथ्स कमजोर है, मेरा भी था, है वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं दोबारा आपके लिए बताने की कोशिश करता हूं। मेरा बेटा सब मिटा दो भाई, सब मिटा दो, जगह साफ कर दो। देखो भाई, मैंने एक फॉर्मूला लिखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। इलास्टिसिटी मुझे गिवन थी -1.5, वो ये कह रहा है कि पहले आप 10,000 यूनिट बेच रहे थे, प्राइस जब कितनी थी 1 रुपये, अब हमने प्राइस को कम कर दिया और 90 पैसा कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस का चेंज गिवन है, डेल्टा पी गिवन है, जो कि बराबर है 0.1 के। कैसे आए ये 0.1, सर 1 में से माइनस कर दोगे 0.9, आप गलत तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो डेल्टा एक्स है, अब आगे पढ़े, इलास्टिसिटी आ गई, वो कहता है अज्यूम नो अदर चेंज,
सेल्स कितनी बढ़ जाएगी, द सेल विच द बिजनेस एक्सपेक्टेड विल बी, सेल्स का वॉल्यूम। पहले कितने यूनिट बिक रहे थे भाई, 10,000। वो कह रहे हैं जो हमने कीमत कम की है, 1.1 सेंट कम किया, $1 वॉट एवर, इससे हमारी सेल्स में कितना हिसाब, पहले हम 10,000 यूनिट बिक रहे थे, बेच रहे थे। अब क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। फिर मैंने कहा कि मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, और मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस को डिवाइड करोगे पुरानी प्राइस से जो कि कितनी है, $1, और उसे मल्टीप्लाई बाई कर लोगे 100। इसका मतलब जब ये सॉल्व किया तो प्राइस में चेंज आया है 10%। अब फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, प्राइस का चेंज मैंने निकाला, मैंने यहाँ रख दिया 10%, तो मुझे एक्स की वैल्यू पता चल गई कि क्वांटिटी में ओवरऑल चेंज आएगा -15%। अच्छा, ये माइनस क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ेगी। ये माइनस का साइन कमोडिटी की नेचर मतलब नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स, ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था, ये मैंने बताया था, याद करो, मैंने बोला था साइन माइनस का, उससे कंफ्यूज मत होना, लॉ ऑफ डिमांड में साइन माइनस का ही आता भाई, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है ना यार। तो इससे कमोडिटी पता चल गई। और अभी भी रिपीट किया कि नॉर्मल गुड्स का प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है, ये नॉर्मल गुड्स का केस है। अब ये 15% आ गया, तो भाई पहले कितने यूनिट बेच रहा था, प्राइस कम हुई है, तो भाई 15% से ये बढ़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, तो इसमें ये 15% निकाल के ऐड करोगे तो 10,000 का 15% जवाब आया 1500। 1500 को 10,000 में ऐड कर दोगे तो 11,500 का जवाब है। तो सर क्या ये हम 15% माइनस नहीं करेंगे, नहीं, ये रिलेशनशिप है, मैं फिर बोल रहा हूं। माइनस ये दिखा रहा है कि प्राइस, बोलो मुंह से, प्राइस कम हुई है, इसलिए वो साइन माइनस का चल रहा है इसके साथ। नॉर्मली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जवाब हमेशा माइनस में आता है, क्योंकि एक वेरिएबल हमेशा कम हो रहा होता है, या तो प्राइस या डिमांड, तो जवाब हमेशा माइनस में आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रिवर्स ही कर दें, प्राइस कम हुई है इसका मतलब डिमांड बढ़ी है, तो मैं ऐड करूंगा इसको 15% को। ठीक हो गया, आगे आ जाओ, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, क्या कहता है ये एक बार और कर लेते हैं। प्राइस फॉल हो रही है भाई, कहाँ से फॉल हो रही है, 25 से 20, कितना डैश है, 15, 20, 25, डैश यूं है कि वो ऐसे देखने में लग रहा है वो लिख ये रहा है फॉल हुई है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है। और डिमांड जो थी 25 यूनिट पे, 25 रुपये पे 20 यूनिट की थी, और प्राइस बड़ी कम हुई है, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वही वाला, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, क्योंकि डेटा पूरा है मेरे पास, डेटा पूरा है मेरे पास, मैं सब निकाल सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई पी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, है ना। ये हो गया मेरा क्या, पी नॉट, ये हो गया P1, डेल्टा आ गया 5, ये हो गया Q नॉट, ये हो नहीं, ये हो गया Q नॉट, और ये हो गया Q1, डेल्टा आ गया कितना, 5। चेंज इन क्वांटिटी 5, चेंज इन प्राइस -5। क्यों -5 क्यों लगाया, प्राइस कम हुई, लेकिन इस माइनस का कोई फायदा नहीं होता, आप लगा दें यहाँ, चूंकि जवाब में भी माइनस है इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ना भी लगाएं कभी तो मसला नहीं, ये ऑब्वियस होता है कि डिमांड का जवाब हमेशा नेगेटिव में आएगा, रिलेशन इनवर्स है ना भाई। मल्टीप्लाई बाई पी नॉट क्या था, नहीं नहीं, हाँ नहीं, पी नॉट 25 था भाई, 25 से 20 हुई है ना कीमत, और क्यू नॉट क्या था, 20 था। सॉल्व कर दे भाई, सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंट ए, मेथड है, क्या है, किसका बता रही हो, हिना, हिना बेटा किसका, बी आ रहा है जवाब, यानी कि -1.25। इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, चमाट लगाऊंगा, इलास्टिक है, फिर माइनस से घबरा गया, अबे गधे, माइनस रिलेशनशिप है, खुदा के वास्ते इसको समझो, ग्रेटर देन यूनिटी का केस है, इलास्टिक डिमांड है,
हाँ सर, पॉइंट मेथड लैब से, लैब यूज होगा आर, हाँ क्या बोली, पॉइंट मेथड कब यूज होगा और आर्क मेथड कब होगा? के को एल लिखेगी बहन तो मैं परेशान होऊंगा ना। हाँ, कोई वो नहीं है, दोनों मेथड लगा सकते हैं। जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला, कुछ भी लगे कोई मसला नहीं, दोनों से जवाब ऑलमोस्ट सेम आता भाई। टाइपिंग एरर थोड़ा 19-20 आता है, डिग्री में फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल मामूली सा फर्क आता है। अच्छा यार, वो मैं क्या बता रहा था भूल गया, मैं क्या बोल रहा था, वो याद है तुम लोगों को, वो आउटले वाला, आउटले रेवेन्यू से रिलेशन, रेवेन्यू और प्राइस का रिलेशन, रेवेन्यू बोलो या आउटले बोलो, उसका प्राइस से रिलेशन याद है ना सर? जब प्राइस चेंज हो और रेवेन्यू सेम रहे, यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस कम हो, रेवेन्यू कम हो जाए, प्राइस बढ़े, रेवेन्यू बढ़ जाए। बेटा मेरी बेटी, जैसा डेटा होगा वैसा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद वेरिएबल फिट करते हैं ना, उसमें वैल्यूज फिट करेगी ना, तो जब तुम्हें वैल्यू मिलेगी नहीं फॉर्मूले में डालने के लिए तो सॉल्व कैसे करोगी? तो जैसा फॉर्मूला होगा मेरी बहन, सर एवरेज से -1 आंसर था, नहीं आप गलत कर रहे होंगे। वो -1 वो थोड़ा 19-20 का फर्क आता है डेसिमल में, वो भी फ्रैक्शन में इतना फर्क नहीं आता। वो कैलकुलेटर प्रोबेबल एरर, जीरो कितने लिए, पॉइंट कितने लिए, एवरेज निकलता है ना उसमें मेरी बेटी, तो एवरेज सही कितने डेसिमल लिए, पूरे डेसिमल लेते हैं अगर तो सही आ जाता है जवाब। तो 19-20 का फर्क आएगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था प्राइस और रेवेन्यू या प्राइस और आउटले का रिलेशन। ऑप्शन सर, ऑप्शन भी 19-20 का फर्क, नहीं 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 नहीं, आप इसमें इसको बेटा मेरी बेटी लंबी नहीं करो, इसमें जैसा फॉर्मूला होगा वैसा डेटा लगेगा, पहली बात तो ये आसान हो गई, ठीक है। ये कोई इसमें निशानी और वो नहीं है, जिन्होंने फॉर्मूला बनाया वो कहते हैं किताबों में कि फॉर्मूले से कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। हाँ, फॉर्मूला अलग होने से प्रोबेबल एरर का डिफरेंस आता है जो कि इम्यूटेड और नेग्लिजिबल है, ये किताबों में लिखा हुआ है। अब अगर आपका बहुत ज़्यादा फॉर्मूले में चेंज आ रहा है तो वो फिर बैठ के देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को जो है वो एब्जर्व कर रही हैं या ज़्यादा कर रही हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बस जैसा डेटा करके देख, नहीं वो तो जैसा डेटा, आसान बात ये है कि जैसा डेटा होगा वैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आउटले के साथ प्राइस का रिलेशन एसोसिएट करेंगे, जब प्राइस के चेंज होने से आउटले में कोई चेंज ना है या रेवेन्यू में कोई चेंज ना है तो यूनिटरी इलास्टिक। अगर प्राइस और आउटले या रेवेन्यू साथ मूव करें, आप प्राइस बढ़ाएं तो आउटले या रेवेन्यू भी बढ़ जाए, आप प्राइस कम करें और आउटले और रेवेन्यू भी कम हो जाए, ठीक, तो फिर इनइलास्टिक है। और अगर प्राइस का आप ये जो मैंने बोला हफ्सा, वो आपने सुना अभी, एक मिनट अभी उस पर बात करता हूं, जो मैंने अभी बोला वो सुन लिया, मैं बात पूरी कर लूं अपनी। क्या बोला मैंने सर? जब प्राइस और आउटले का रिलेशन डायरेक्ट होगा तो इनइलास्टिक डिमांड है, और जब प्राइस और आउटले का रिलेशन इनवर्स हो, मतलब प्राइस बढ़ाई और रेवेन्यू कम हो गई और प्राइस कम करी तो रेवेन्यू बढ़ गई, ये इलास्टिक डिमांड की निशानी है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा अब ये फॉर्मूला अगेन ये फिर मुझे करके देखने दें, मैं फिर इसको बता देता हूँ आपको। अब इतना एवरेज वाला फॉर्मूला लगा के करना भाई, कोई इसको सॉल्व करके, तुम करो बेटा वो एवरेज वाला फॉर्मूला लगाओ और करके बताओ क्या जवाब दोनों से अलग अलग आ रहा है। हसीबुल्ला मेमन कह रहे हैं दोनों फॉर्मूले से सेम आ रहा है, नो चेंज। अच्छा हफ्सा, हम देख लेते हैं इसको, आप जो बात कह रही हैं वैसे वो है, मतलब कर रहा है। तो दो लड़के कह रहे हैं, एक हसीब कह रहा है और एक क्या नाम है मेरे बेटे का दोस्त का, तमीम भी कह रहा है सेम आ रहा है। तो आप घर पे ज़रा दोबारा करके देखें बेटा, कुछ गलती तो नहीं कर रही हैं। हानिया भी कह रही हैं सेम आ रहा है, तो मेरा ख्याल है अब
तुम कुछ गलती कर रही हो बेटा। हफ्सा, हाँ पॉइंट तो मैंने भी तो पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगाया है बेटा। मेरी ये पॉइंट इलास्टिसिटी का ही तो फॉर्मूला है, ये पॉइंट का ही तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है। इससे 1 नहीं आ रहा है, इससे तो अभी सॉल्व किया मैंने 1.25 अभी करके देखा मोबाइल पे, ये आ रहा है। आप कुछ गलत कर रहे बेटा, आगे बढ़ने दें प्लीज। सारे लोग अग्री हैं, आप भी इस पे अग्री हो जाएं और करें, ध्यान से करें, कुछ गलती कर रही हैं। अच्छा, इफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू द curvilinear demand curve, the elasticity of two demand curve at the same point of the tangency is। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है समझो। वो कह रहा है कि हम एक लीनियर डिमांड कर्व बनाएं और एक कर्विलीनियर डिमांड कर्व बनाएं, और दोनों डिमांड कर्व एक पॉइंट पे टच हो रहे हो, तो वहां इलास्टिसिटी क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट होगी, कैन बी सेम, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। लोकेशन ऑफ द पॉइंट का मतलब कि वो कर्व यहां से टच हो रहा है या यहां से टच हो रहा है, तो अब ये पॉइंट है। मैं चेक करके घर से बता दूंगा बेटा, अभी हमें आगे बढ़ना है। 13 ही MCQs हुए हैं 50 में से ना, टाइम पूरा होने वाला है। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा। तो सेम होता है सर, सेम होता है, सेम। नहीं नहीं नहीं, जहां कर्व पे टेंजेंट टच हो जाए, तो ये तरीका ही है ना, इससे लोअर सेगमेंट निकालेंगे, फिर अपर सेगमेंट निकालेंगे और इलास्टिसिटी। तो जिस पॉइंट पे लीनियर डिमांड कर्व कर्वेचर को टच करेगा, वहां पे जो कर्व की इलास्टिसिटी होगी वो लीनियर की होगी, क्योंकि लीनियर इलास्टिसिटी उसी से निकलती है। वो वाला है ये। कौन सा मेथड था वो, ज्योमेट्रिकल मेथड, वो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट वाला। अच्छा अब सुनो, अगर लोअर सेगमेंट बराबर हो जाए अपर सेगमेंट से तो क्या होगा, लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन हो जाए अपर सेगमेंट से तो क्या होगा, लोअर सेगमेंट लेस देन हो जाए अपर सेगमेंट से तो क्या होगा। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। क्यों और चूं का जवाब आप लेक्चर रिवाइज करेंगे तो मिल जाएगा। चलूं आगे, चलो जी, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर हो गया, और वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर 4th चैप्टर विच इज फर्म। अच्छा, फर्म के अंदर 4 हिस्से में बटा हुआ है फर्म। पहला प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट, तीसरा रेवेन्यू, चौथा इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन का जो फंक्शन है, अगर आप ये वाली तस्वीर पढ़ या देख लेते हैं, ये वाली, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व, ये है एवरेज प्रोडक्ट का कर्व, ये है टोटल प्रोडक्ट का कर्व, वही है इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। So total product increase at an increasing rate, total product increase at a decreasing rate, total product increase at total product decreases। ठीक है। अच्छा, अब याद रखना 2-3 बातें। सर कौन सी वाली बात, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को हमेशा उसके मैक्सिमम से इंटरसेक्ट करेगा। जब मार्जिनल, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जब ये काला वाला कर्व, कौन सा वाला सर, एवरेज रेवेन्यू का कर्व लेस देन होगा, बढ़ रहा होगा, सुन रहे, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा तो एवरेज प्रोडक्ट भी गिरेगा, और जहां एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहां मार्जिनल प्रोडक्ट उसको इंटरसेक्ट करेगा। ये रहा, दोबारा बोलें सर, जहां एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पर होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट उसको उस पॉइंट से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसी डायग्राम को उल्टा करके बनाएं तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को हमेशा उसके मिनिमम से इंटरसेक्ट कर देगी। अब ये देखने वाली और समझने वाली बात है
कि इधर से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं, इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हैं। सुनिएगा एमसीक्यू आया, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट when average product is rising, when average product is falling, when average product is maximum, when average product is minimum, maximum। ये रहा वो इस तरह से। सवाल आया when marginal cost and average cost are equal, जवाब है when average cost at its maximum, minimum, minimum। फिर इसके राइट से पूछता है और इसके लेफ्ट से पूछता है कि जब, अब देखो क्या है, मैं रबर से मिटाऊं इसको और फिर दिखाऊं। अब ये पूछता है, एक हिस्सा इसका पूछेगा, एक इधर का, एक इस एरिया का पूछता है, एक इस एरिया का पूछता है और एक इस पॉइंट का पूछता है। इस वाले एरिया अल्फा एरिया में मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है, एवरेज प्रोडक्ट नीचे है, तो जब इसको ऐसे पूछेगा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट राइजिंग। फिर पूछेगा एरिया बी के बारे में यहां एवरेज प्रोडक्ट ग्रेटर देन है मार्जिनल प्रोडक्ट से या मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन है एवरेज प्रोडक्ट से। अब वो पूछेगा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट देन एवरेज प्रोडक्ट फॉलिंग। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पर देन एमपी इक्वल टू एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। इसी तरह कॉस्ट में पूछता है कि जनाब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के कब बराबर होगी, जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। फिर इस वाले एरिया का पूछेगा ए का, जब मार्जिनल कॉस्ट लेस देन होगी एवरेज कॉस्ट के तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी। फिर पूछेगा इसके बारे में, जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन होगी एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। ये 6 एमसीक्यूज पूछता है अक्सर। मेरा ये अंदाजा है सबका आएगा ये एमसीक्यू एक एक। कौन सा आएगा ये अल्लाह जानते हैं। अब पढ़ो, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू कंपनसेट द एग्जिस्टिंग मार्केट डिमांड, व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन टू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। क्या होगा सर, फिक्स कॉस्ट तो शॉर्ट रन में रहती है सेम, तो ये दोनों तो गलत हो गए। कौन सा वाला कम गलत हो गया, अल्फा भी गया बीटा भी गया। ये सेम, वेरिएबल राइज होगी रिमेन सेम, ये भी गया। डी वुड बी द राइट। क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। तो जब आउटपुट बढ़ाओगे तो वेरिएबल बढ़ेगा, वेरिएबल बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब वो कह रहे हैं द टेबल शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, इट कैन सेल 4 यूनिट्स, 4 यूनिट बेची, 1 2 3 और 4। क्वांटिटी प्रोडक्ट की ये है, हाउ मैनी प्रोडक्ट फर्म विल सेल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और प्रोडक्ट की अच्छा, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 4 है, सॉरी ये नहीं, 4 रुपये पर यूनिट बेच रही है और ये यूनिट है। तो कहाँ, पहला आ गया 20, दूसरा आ गया 24, तीसरा आ गया 28, फिर आ गया 8 8 जा कितना होता है, 4 8 जा 32 ना, है ना। चलो 20 में से 17, 3 रुपये का प्रॉफिट, हाँ ये 28 होगा। यहाँ प्रॉफिट निकलेगा भाई 18 और 24 में कितने का मुनाफा है, 6 रुपये का। अच्छा 21 और 28 में कितने का मुनाफा है, 7। 23 और 32 में कितने का है, हाँ अच्छा 9 है, 9 कर ले भाई। 8 यूनिट बेचेगा, डी सही है। 8 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। 8 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा।
ये इतनी सी तस्वीर देख के आपको कौन सा कंपटीशन याद आता है? इतना सा टेबल और शेड्यूल देख के आपको कौन सा कंपटीशन याद आता है? क्या याद आता है? 4 सेलर है। 4 सेलर नहीं है बहन, वो 4 प्राइज है, डॉलर लगा हुआ है। $4 है मेरा बेटा, $4 है बेटी, $4 है। $4 की प्राइस है मेरा बेटा, $4 की प्राइस है। क्वांटिटी बढ़ रही है और रेवेन्यू बढ़ रहा है। नालायकों, ये परफेक्ट कंपटीशन है व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म की टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, पहली बार। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने का एक ही तरीका है, क्वांटिटी सोल्ड को बढ़ा दो। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, याद है ना? और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व होता था कैसा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सर जब प्राइस सेम है तो सेम प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में होती है, इम्परफेक्ट में होती है? तो प्राइस देखो ना सेम है, ये परफेक्ट कंपटीशन का सिनेरियो है। अच्छा जी, आगे बढ़े। इम्परफेक्ट के रेवेन्यू लाइन, परफेक्ट की मैं कंडीशन लिख रहा हूं, जरा बताना ये कौन सी कंडीशन है? P इक्वल टू AR, ये परफेक्ट में होता है या इम्परफेक्ट में? P इक्वल टू AR, ये परफेक्ट में होता है इम्परफेक्ट में? ये परफेक्ट में होता है, शाबाश, ये दोनों में होता है। शाबाश हसीब, चीता है बेटा, चीता, शाबाश, ये दोनों में होता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक और इक्वल टू लगा के MR लिख दूं तो ये परफेक्ट की कंडीशन हो गई। अगर मैं ऐसे लिखूं P इक्वल टू AR मगर AR ग्रेटर देन MR, तो अब ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जिसमें मोनोपोली भी आ गया, जिसमें ओलिगोपोली भी आ गया, जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आ गया। सिंगल सेलर मैनी बायर, फ्यू सेलर मैनी बायर, मैनी सेलर मैनी बायर। सुन रहे हो? सुन रहे हो भाई? ठीक है, याद है मैंने तुम्हें इसकी बहुत सारे प्रॉफिट एनालिसिस लिखवाए थे, जरा एक मुझे जवाब दे दो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, एक तो ये हो गया। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, MC इक्वल टू MR, MR लेस देन AR, AR लेस देन AVC। बोलो ये क्या है? कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। ये स्टार बताओ, ये क्या बता रहा है? ये स्टार क्या कंडीशन बता रही है? जल्दी बोलो, टाइम कम, मुकाबला 60 सालों, अभी खाली 15-16 MCQ। मैनेजमेंट मुझे बोले कि साले बातें कर रहे थे। हानिया ने एक चीज पहचान ली, मुबारक हो, सुपर एशिया वॉशिंग मशीन आपकी हुई। हानिया बेटी ने बोला ये कंडीशन शट डाउन की है मेरी बेटी, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ये शुरू की 2 कंडीशन इक्विलिब्रियम की हैं, MC इक्वल टू MR, MC कट्स MR व्हेन इट्स राइजिंग। लेकिन ये जो अब ब्लैक कलर से मैं एक और डब्बा बना रहा हूं, ये कंडीशन किसकी है? ब्लैक तो हुआ ही नहीं। ये कंडीशन किसकी है? ये वाली, MR लेस देन AR, ये इम्परफेक्ट की कंडीशन है, तो ये इक्विलिब्रियम है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है और शटडाउन है। सर शटडाउन कैसे? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस लेस देन हो गई है AVC के, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कोई मुझे AVC का फॉर्मूला सुनाओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला सुनाओ। मलाइका मुगल कह रही बेहतरीन बेटा, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एक्सेलेंट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला सुनाओ।
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जी मलाइका मुगल, इस चैप्टर में कंफ्यूजन होती है, मगर इस चैप्टर को पढ़ना है क्योंकि 10 नंबर से 12 नंबर तक का पेपर इसी चैप्टर से बनेगा। चलूं आगे? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। क्या करें हम, बताओ? पेपर कब है? अभी तो तुम लोग कल तो ले रहे हो अकाउंटिंग की, मंडे को ले रहे हो मैथ्स की, दोबारा क्लास कर लो। कल तो यूनिवर्सिटी में है भाई क्लास यार। मंडे के दिन रखूं? अभी तो करो, चलो जल्दी करो। 20 तो कर लो निकम्मो, मैं बोलने के अब मैंने समझा नहीं रहा अपना वो पेलम पाली। अब मोनोपोली टेक ओवर इन इंडस्ट्री ऑफ अ कॉम्पिटेटिव फर्म। मोनोपोली ने किसे टेक ओवर कर लिया? कॉम्पिटेटिव फर्म को। व्हाट इज नॉट लाइकली ट्रू अबाउट मोनोपोली कंपेयर टू कॉम्पिटेटिव फर्म? A monopoly will earn higher rate of profit, सही है। A monopoly will gain smaller share, अबे चल बे, exclusive share होता है भाई उसका तो। A monopoly will offer wide range of choices, कद्दू के इलेक्ट्रिक, भाई रेट लगाई हमारी पड़ी, इतना बिल भेजो कसम खुदा की। सर्दियों में आके मेरा 25,000 का बिल, मैं पागल हो गई यार। कोई ऐसी पंखे भी नहीं चल रहे अभी, पता नहीं क्या किया है यार। अभी लेकर गया हूँ तो बोल रहे हैं सर ये तो यूनिट आपके फीडर से चले हैं, चोरी हुई है आपके इलाके में। मैं भाई मेरा क्या कसूर है यार, अल्लाह पूछे इन हराम खोरों से। ये तो भाई मैं काटूंगा सबसे पहले। मोनोपोली विल ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नहीं सर, मोनोपोली याद करो हमेशा इनएफिशिएंट बिहेव करता था। एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी कैसे शो होती है सर? सबसे एफिशिएंट पॉइंट कौन सा होता है पता? ये वाला, ये फुल एफिशिएंसी है। क्यों सर यहाँ एफिशिएंसी क्यों है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट है यहाँ पे। लेकिन मोनोपोली का जो सेलर है वो हमेशा कम आउटपुट बनाता है, हाई एवरेज कॉस्ट पे बनाता है, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है। बिकॉज मार्केट में एब्सर्ड है, कोई कंपटीशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग या एक्सक्लूसिव कंट्रोल है प्राइस और क्वांटिटी पे बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड एंट्री और स्ट्रॉन्ग बैरियर। तो एवरेज कॉस्ट जब अपने मिनिमम पर होती है तभी मार्जिनल कॉस्ट उसे वहीं से इंटरसेक्ट करती है। अब बताओ, इस पॉइंट के राइट पर एक एरिया है, लेफ्ट पर एक एरिया है, इसको बोला ए, इसको बोला सी, इसको बोला बी। बोलो किस पॉइंट पर एफिशिएंसी और किस पॉइंट पर इनएफिशिएंसी? बी मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट है और बी और सी इनएफिशिएंसी, क्योंकि दोनों ही जगहों पे एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। याद रखिएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, क्या बोला? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है यूजुअली, लेकिन कुछ को सुपर नॉर्मल भी हो जाता है, सब भी हो जाता है और शटडाउन भी होते हैं। सर बैरियर ना होने की वजह से फ्रीक्वेंट एंट्री और एग्जिट होती है, जिसकी वजह से लंबे अरसे तक कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट, यूजुअली नॉर्मल पे रहते हैं, वो जरा सा नीचे हुए धक्का लग गया बाहर। लेकिन ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में कमाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड एंट्री और द स्ट्रॉन्ग बैरियर दैट ही कैन मेंटेन। 3 तरह के बैरियर हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर, लीगल बैरियर, स्ट्रेटेजिक बैरियर। स्ट्रेटेजिक क्या? प्रेडेटरी प्राइसिंग, सस्ता बेचेगा, कीड़ा कूड़ा बेकार, बिल्कुल सस्ता। लीगल में लाइसेंस ले लेगा, कॉपीराइट, पेटेंट, इस तरह की चीज। और स्ट्रक्चर में क्या था वो याद है? हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल, ये सब कर लेगा, है ना, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस करेगा। और इसका बिहेवियर हमेशा इनएफिशिएंट होता है। मोनोपोली का जो सेलर है, जिसे मोनोपोलिस्ट कहते हैं, उसका बिहेवियर हमेशा इनएफिशिएंट होगा। क्या मतलब सर इनएफिशिएंट होगा? उसका बिहेवियर हमेशा इनएफिशिएंट होगा, मतलब वो हमेशा प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी भी रिक्वायर करेगा,
टेक्निकल इनएफिशिएंसी भी एक्वायर करेगा, और एक होती है एक्स इनएफिशिएंसी। एक है उसका ऑब्जर्व बिहेवियर और एक है उसका रिएक्टेंट बिहेवियर, वो उसमें फर्क आएगा। भाई तुम अकेले प्रोड्यूसर हो, बनाओ सस्ता, भले महंगा बेच दो, बनाओ। वो बोलेगा मैं बनाऊंगा भी नहीं ज्यादा, मैं हमेशा कम बनाऊंगा ताकि एक शॉर्टेज का प्रेशर बना रहे और प्राइस हमेशा अप साइड पे रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तो मैं ही होऊंगा जो सरप्लस क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूं ना। तो इफ ही कट्स क्वांटिटी प्राइस विल राइज। सुनना मेरी बात पे गौर देना, क्या बोला? If he cuts quantity, price will rise because there is a shortage in the market. If he rise quantity, price will fall because there is a surplus in the market. तो ये हमेशा क्वांटिटी को कट करेगा, प्राइस को अप रखेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा शॉर्ट रन में भी और इसके पास एक पावर होती है और विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि एक प्रोडक्ट अलग अलग ग्रुप ऑफ बायर को अलग अलग प्राइजेस पर बेचे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। परफेक्ट कंपटीशन वाला बेचारा नहीं करता। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या सिमिलैरिटी है? प्रोडक्ट होमोजेनियस दोनों जगह पर है। परफेक्ट में भी कमोडिटी होमोजेनियस है और मोनोपोली के अंदर भी वो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं होमोजेनियस है, लेकिन वहां सब्स्टिट्यूट है इसलिए वहां प्रॉफिट नॉर्मल है, यहाँ सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से प्रॉफिट सुपर नॉर्मल है। उसका बिहेवियर एफिशिएंट, इसका बिहेवियर इनएफिशिएंट। वो लो एवरेज कॉस्ट पे प्रोड्यूस करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ये हाई एवरेज कॉस्ट पे शॉर्टेज क्रिएट करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। याद है 3 तरह की वो था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में? एक सेपरेशन ऑफ मार्केट था, मोनोपोली की पावर थी, और एक और था मैं भूल रहा हूं। 16 का आंसर सी होगा। नहीं, सी कहां से होगा? 16 का आंसर मेरे हिसाब से तो ए है भाई। डन डना डन डन ए है, और डे है बाजी, ए है, ए है भाई, ए है। हाँ, फिर तो ये नहीं होगा। एक मिनट। A monopoly take over industry, a monopoly take over industry for a competitive firm. What is not likely true about the monopoly compared to perfect competition? हाँ, सही है, ए होगा, सही है। Price tend to be lower in competitive industry देन इन मोनोपोली। वाई इज दिस? हाँ, क्यों कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में प्राइसेस कम होती हैं निस्बतन मोनोपोली के मुकाबले में? बोलो भाई, क्या है सी? हाँ, बिल्कुल सही। एब्सेंस ऑफ बैरियर होता है तो न्यू फर्म्स आती हैं, इसलिए प्राइस पे प्रेशर रहता है। याद देखो, मैं दिखा भी दूं यार ताकि किसी को वो ना होना। याद है वहां एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम बनता था, जो इंडस्ट्री आपको प्राइस निकाल कर देती थी। ये सीधी लाइन आ गई, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और इक्विलिब्रियम ऐसे बनता था फर्म का, याद है ना? तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ प्राइस कार्टेल। अच्छा, अब आ गया ओलिगोपोली। 2 तरह के ओलिगोपोली, एक प्योर और होमोजेनियस ओलिगोपोली और एक था हेट्रोजेनियस और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, है ना? कार्टेल कहां बनता है? होमोजेनियस या कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, जहां वो कार्टेल बनाते हैं सेम अप्रोच पे रिक्वायर करेंगे, कोटा सेट करेंगे। क्या बोला? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, मार्केट में शॉर्टेज करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे, है ना? हो सकता है, फातिमा है ना? हो सकता है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है बनाते ही। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू द रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ प्राइस कार्टेल अंडर ओलिगोपोली? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये तो सक्सेस होगा। एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर सप्लाई, सक्सेस होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक, ये होगा।
फेलियर पूछ रहे हैं ना, फेलियर। अगर डिमांड नहीं, प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑन एलोकेटेड कोटा, भाई ये तो होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये सब सक्सेस की निशानियां हैं। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक होगी, देखो कार्टेल करके मैं करता क्या हूं, प्राइस बढ़ाता हूं, प्राइस बढ़ाऊंगा, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो होगा क्या, एकदम से डिमांड गिर जाएगी। अभी तो बताया कि जब डिमांड इलास्टिक होती है तो प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन इनवर्स होता है। मेरा बेटा ये डी होगा, डी सॉरी सी होगा। वो पूछ रहे फेलियर कब होगा कार्टेल का, फेलियर 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 कब होगा, तो डी नहीं है मेरी बेटी, ए है। क्योंकि इलास्टिसिटी, अगर आपकी इलास्टिक है डिमांड और इधर आपने प्राइस बढ़ाई, देखो ना कार्टेल में होता क्या था, ये देखिए डायग्राम देखिए कार्टेल का, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सप्लाई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कार्टेल का दिखने वाला इक्विलिब्रियम परफेक्ट इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम जैसा है, नोटिस कर रहे हैं आप, जैसे परफेक्ट का इक्विलिब्रियम है वैसे ठीक इसका इक्विलिब्रियम। ये वजह बोलो, वजह बताओ। कार्टेल का कोल्यूसिव ओलिगोपोली का जो इक्विलिब्रियम है वो परफेक्ट कंपटीशन की इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम जैसा होता है। अगर मैं यहाँ तुम्हारी याद दहानी के लिए लिख दूँ तो ये परफेक्ट कंपटीशन की इंडस्ट्री है और ये फर्म है। तुम नोटिस करो दोनों का इक्विलिब्रियम सेम नहीं है, ये ओलिगोपोली है, ये ओलिगोपोली का कार्टेल है, ये ओलिगोपोली है। क्यों सेम है? एक्सीलेंट, होमोजेनियस प्रोडक्ट की वजह से दोनों का इक्विलिब्रियम एक जैसा दिखता है। लेकिन इनके पास पावर है कि ये क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर लें, तो जब ये क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोटा सेट करके तो प्राइस बढ़ जाती है। अब सुनो, जिसने डी बोला आयरा बेटा और ऊपर भी, तो अगर मैं प्राइस बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा हूं और मेरी डिमांड इलास्टिक होगी बहन, तो मैं ज़बा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड एकदम से कम हो जाएगी और उड़ जाऊंगा मैं मार्केट से। तो सक्सेसफुल कार्टेल के लिए जरूरी है कि आपकी डिमांड इनइलास्टिक हो। समझे बेटा? अगला एमसीक्यू नहीं, 19वां एमसीक्यू। यही तो समझा रहा था मेरी बेटी। ओके हो गया ना? Firm is operating in an industry where many firms are producing similar but not identical. पहचानो कौन सा ये है वो। Firm are operating in an industry where many firms producing similar but not identical. तो जब उसने many बोला तो ये अब मोनोपोली भी नहीं, ये ओलिगोपोली भी नहीं, ये या परफेक्ट या नहीं, या परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन जब उसने ये बोला ना कि मैनी फर्म, तो मुझे शक हुआ ये परफेक्ट है। लेकिन जब उसने बोला सिमिलर प्रोडक्ट, मेरा शक पुख्ता होने लगा कि ये वाकई में परफेक्ट है। लेकिन जब उसने बोला ना बट नॉट आइडेंटिकल, तो मैंने बोला नहीं, ये तो मोनोपोलिस्टिक ही है। और मोनोपोलिस्टिक को भी शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में यूजुअली नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, बिकॉज यहां पर भी बैरियर वीक है, एंट्री आसान है, तो यहां पे भी नॉर्मल होता है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होता है? ये रहा लॉन्ग रन का एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। इसके अंदर छोटे छोटे सारे शॉर्ट रन के कर्व्स होते हैं, ऐसे ही था ना? इसे कहते हैं कौन सा इफेक्ट? एनवलप इफेक्ट। इकोनॉमीज यहां तक हैं जब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है, ये डिसइकोनॉमीज हैं। ये ऑप्टिमल पॉइंट है, ये ऑप्टिमल पॉइंट है मेरा बेटा। ये ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है ना? और ये पूरा कर्व आपको इकोनॉमीज यहां तक, ऑप्टिमल पॉइंट यहां तक, और ये डिसइकोनॉमीज को शो कर रहा है सर। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर्स, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बिगिन टू राइज, बिल्कुल सही है। ये रहा डिसइकोनॉमीज, ये रहा डिसइकोनॉमीज। सी कैसे होगा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बिगिन टू फॉल, तो ये फॉल हो रहा है, तो ये तो इकोनॉमी है ना मेरी बेटी। वो डिसइकोनॉमी पूछ रहा है मेरा बेटा। जज्बात में जवाब नहीं देते, जल्दी देने के नंबर नहीं है, सही देने के नंबर है भाई। जल्दी करके फंसाए मत अपने आप को। 21वां एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिमिनेशन? एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली आ गया भाई, जल्दी बोलो डिस्क्रिमिनेशन की एग्जाम्पल क्या है? द कंपनी ऑफर्ड डिस्काउंट इन ऑफ सीजन, अ डॉक्टर चार्ज हायर
consultancy fee in posh area, a business and economy class. अच्छा, ये कंपनी ऑफर डिस्काउंट ऑन ऑफ सीजन, क्यों? तो डिस्क्रिमिनेशन तो कस्टमर के चेंज होने का नाम ही नहीं है। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट टाइम पीरियड में आप अलग अलग रेट पर बेचें। देखो ना भाई, ये शर्ट है, मैं गया कैम्ब्रिज, साली 5,800 की थी, फिर कैम्ब्रिज लगाया ऑफ 40%, मैं गया, ये मुझे 3200 में मिल गई, मैं फटाक से लेके आ गया। तो सेम प्रोडक्ट उस वक्त जिन लोगों ने खरीदा वो कितने पे खरीदा, मैंने जो अब खरीदा कितने पे खरीदा, तो सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर को अलग अलग प्राइस पर बेचा। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? हाँ है, मुझे तो लगता है होना चाहिए। तो ए भी सही है, और ये डॉक्टर वाला तो एब्सोल्यूट है, ये भी सही है, लेकिन बिजनेस वाला नहीं। मेरा ख्याल है डी सही है, डी सही है। इसको चेक करना, बाबा चैट से पूछना, चैट अंकल से पूछो क्या कहता है वो। उसमें डी नहीं बाबा, डी तो शायद मैंने अभी बोला तो आप वो देख रहे हैं। चैट जीपीटी डी बोल रहा है? अबे मैंने तो डी लिखा होगा। चैट जीटीपी, अबे तस्वीर लेके भेज देना भाई। अबे यार भाई साहब टाइम हो गया भाई, आगे क्लास है यार, दूर पहुंचना है मेरे को यार, 4:30 पे क्लास है यार गुलशन में। तुमने क्या पूछ लिया उससे? सी तो पागल हो गया वो। सर एआई से भी बी आ रहा है, तो बी तो ठीक है, बी तो सही है, बी पे तो हम अग्री हैं। मुझे शक हो रहा है ए भी हो सकता है, बी तो सही है, डी बोल रहा है, तो ये तुम तो बोलिए, तो सी बता। तो कौन सा वाला बहन, चाइना वाला तो नहीं है। 22वां देख लो भाई, एआई से डी आ रहा है, डी है मेरा ख्याल है, डी ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है मुझे डी लग रहा है। बी तो एब्सोल्युटली है, डी भी लग रहा है मुझे, और ए भी लग रहा है। हाँ सही है, तो लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन में आएगी नहीं आएगी, ये चीज पूछो उससे। हाँ ये पूछो, इज दिस इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इफ कंपनीज सेल सेम प्रोडक्ट इन ऑफ सीजन्स ऑन टाइम। ठीक है, हाँ हाँ सही है, ये क्लासिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, कौन सा फीचर नहीं है? अच्छा एक और बात, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है और इम्परफेक्ट का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कौन सा वाला होता है? एक एवरेज रेवेन्यू का कर्व है और एक मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। इसमें से यहाँ तो दोनों ही सेम होते हैं, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व तो यही वाला है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक हो या सर सप्लाई कर्व एमसी कैसे होगा? अच्छा सवाल पूछा, ये मुझे जहन में था बताने के लिए। अरे एक बात बता दूं भाई, पहले तो मुझे मेरा जवाब दो ना यार, इसमें डिमांड कर्व कौन सा है? ऊपर तो आ गया डिमांड कर्व ये वाला, डन हो गया। एवरेज रेवेन्यू वाला कर्व या सर याद रखना हमेशा एवरेज रेवेन्यू के कर्व पे डिमांड आती है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के, और प्राइस का क्वांटिटी से एक एक्वायर्ड रिलेशनशिप है। अच्छा अब जरा देखना, क्या ये परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व है? यस सर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, याद है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये है प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसे ही है ना। तो ये तो एक, वो तो MC इक्वल टू MR वाला इक्विलिब्रियम है। अच्छा अब वो ये कहता है कि ये चीज़ हमारा डिमांड है, और वो जो मार्जिनल कॉस्ट है चूंकि वो प्राइस के साथ क्वांटिटी के बढ़ने को दिखा रहा है ना, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है। इसका मतलब MC बराबर होता है सप्लाई कर्व के
और ये जो लाइन है MR वाली और PR वाली, ये डिमांड कर्व है। तो अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं तो ये डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, ये सप्लाई हो गया या डिमांड, और ऐसे देखूं तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई और ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गई। क्योंकि देखो एक सर्टेन प्राइस के बाद सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई है, प्राइस बढ़ती जा रही है और सप्लाई भी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो सप्लाई कर्व जैसा होता है। हमने कर लिए 23। अब दो बातें हैं, अगर मुझे मैनेजमेंट टाइम देती है तो मैं एक और सेशन रखूंगा 2 घंटे का, लेकिन अब उसमें ना हम नीचे से स्टार्ट करेंगे करना। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर मैं खुद रिकॉर्ड करके आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप सुन लेना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मुझे आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम।